सभी ने दिया। ठीक, कितना क्वेश्चन क्लास का आया था? नहीं आया था? हाँ, कितना क्वेश्चन आया था? गिनती तो किए नहीं होगे, तो मैं गिनती करके बता देती हूँ। ठीक है, पहले तो मैं पेपर दिखाऊंगी, उसके पहले आपको मैंने ग्रुप में कल लिखा था कि CSEB का क्रैश कोर्स का कॉपी लेके आएंगे। आया कॉपी? ठीक, जब क्रैश कोर्स शुरू किया था, इसमें डेट भी लिखा है, 18 सितंबर 2023। डिक्लेयर किया था 16 को, स्टार्ट किया था 18 सितंबर को। ठीक, तो उस दिन से पॉइंट वाइज लिखाना स्टार्ट किया था। पॉइंट वाइज लिखाने का मेरा टारगेट ये था कि जितने भी पॉइंट हम कवर करेंगे, उससे जब क्वेश्चन आएगा तो उन पॉइंट्स को हम क्रॉस चेक कर सकें। जैसे मेरे पास जिस स्टूडेंट की कॉपी थी, उसने पेपर वाले को पॉइंट नंबर नहीं दिया था। ठीक, पेपर को छोड़ के अगर मैं इन जनरल पॉइंट नंबर की बात करूं तो इनकी कॉपी में लिखा है 1743 पॉइंट। ठीक, और आपकी कॉपी में वेरी कर सकता है, कई लोगों ने क्वेश्चंस को भी इंडिविजुअल नंबर दिया। तो अभी क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके नोट्स में वो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मैं शेयर भी करूंगी फेसबुक पेज में। ठीक, तो आप क्रॉस टैली कर सकते हो या अभी टैली करना है टैली भी कर सकते हो। पेपर में आपका 2 सेक्शन था, पार्ट 1 था नॉन टेक, 21 बच्चे का पेपर है। कल मैंने पूरा अच्छे से इसको एक्सपेरिमेंट कर डाला, तो ये ज्यादा मुड़ गया है। ये किसका पेपर है? प्रिया का है क्या? ठीक, किसका है देख लेना प्रीत, है ना? हाँ, तो पेपर में पार्ट 1 था जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज और रीजनिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक, पार्ट 2 में टेक्निकल था। पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन वो थोड़े ट्रिकी और टफ जोन के क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि टेक्निकल तो थोड़ा इजी टाइप का दे दिया, इजी टाइप का दे दिया, इजी नहीं दिया। ठीक, क्योंकि पेपर में जब क्या करते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन इजी देखते हैं तो ऐसे पॉपकॉर्न टाइप का हो जाते हैं कि इतना इजी आ गया, ऐसे आ गया। मेरी मैडम तो बहुत टफ लेती है और जनरली हमारा टेस्ट सीरीज टफ भी रहता है। इसका कारण यह है कि आपको हर जोन के लिए प्रिपेयर करना। अभी ये जो पेपर डिस्कशन है, उसके बाद फिर मैं डिटेल वाला जो मॉस का क्लास चल रहा है वो भी लूंगी, बट ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर की हैंडलिंग हमको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पार्ट था छत्तीसगढ़ का पार्ट। छत्तीसगढ़ के पार्ट में आपने देखा हो कि ऑप्शंस बहुत नियर बाय दे रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए अब क्या करें, तो अभी तक जितना पढ़ा है, कल से इवनिंग में पानी सर का छत्तीसगढ़ का क्लास स्टार्ट हो रहा। आप लोगों ने इंडिया पढ़ा, पानी सर छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ा। ठीक, छत्तीसगढ़ पढ़ के देखोगे तो जैसे इंडिया समझ में आता है उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ अच्छा लगने लगेगा। ठीक, तो वो एक अब बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना आकलन करो कि मैं कहाँ हूँ और मेरे को अगले पेपर में ये 10 क्वेश्चन का एडवांटेज लेना है कि नहीं लेना है। ठीक, अगला एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अच्छा था। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट से बना। ठीक, थोड़ा लंबा दिख रहा था बट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। ठीक, उसके बाद टेक्निकल की बात आती है, तो ये टेक्निकल में मैंने हर क्वेश्चन के बाजू में ये आपका क्रैश कोर्स का रात भर मैं यही काम कर रही थी। क्रैश कोर्स की कॉपी उठाया और सब पॉइंट नंबर जहां जहां कई क्वेश्चन 3 बार 4 बार, आइसो हाइट तो मेरे को लगता है 8-9 बार आ गया है। ठीक, आइसो हाइट आ गया है आपका, नेक्स्ट आ गया है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ऐसी चीजें इतने बार दिख रही थी इस कॉपी में, उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा। अब जब मैं इस पेपर का एनालिसिस करूं तो इस पेपर में 70 टोटल के टेक्निकल के 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके क्रैश कोर्स बैच के पूछे हुए। ठीक, और डिटेल बैच क्लासरूम प्रोग्राम वाले डिटेल कर जाते हैं इस चीज को। जब डिटेल में हम पढ़ते हैं और क्रैश कोर्स में जब इसको रिवाइज करते हैं तो ये चीजें रिटेन हो जाती है। तो 75 क्वेश्चन डायरेक्ट थे और 5 क्वेश्चन नए थे। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला पूछा था कि वायरिंग का लेंथ अगर 30 मीटर से ज्यादा तो इसको किस टाइप का जॉइंट बोलेंगे। लिटरेचर्स में 10 मीटर के ऊपर वाले को स्पेशल जॉइंट बोलते हैं, 30 मीटर के ऊपर वाले का कोई स्पेसिफिक मेरे को आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया था। एक क्वेश्चन आपका गैंट चार्ट पूछा था किस लिए यूज होता है, उसमें एक ऑप्शन था रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ऑप्शन था प्रोजेक्ट प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। इसमें एक्चुअली जब गैंट चार्ट के प्रोसेस को देखोगे तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है प्लानिंग,
उसके बाद होता है शेड्यूलिंग और उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। ठीक, तो इसमें मेरे हिसाब से, और ये एक्चुअली मैकेनिकल के आईईएस का क्वेश्चन था जिसको उठाया था, तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इसका आंसर लेगा। ठीक, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और दिखे, 3 क्वेश्चन और दिखे थे नए, जो कि जैसे एक ब्रिज का पूछा था कि ब्रिज को लॉन्ग स्पान ब्रिज कब बोलते हैं, जब उसकी लेंथ कितनी होती है 120 मीटर से ज्यादा। तो डेटा हो सकता है कभी किसी कंटेक्स्ट में लिखवाया होगा, बट स्पेसिफिक मैंने जेईई बैच में नहीं लिखवाया था, तो ये छोड़ सकते थे आप। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और था, मैं 5 क्वेश्चन पढ़ देती हूँ जो आउट ऑफ थे, और 5 क्वेश्चन बहुत कम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमने नहीं पढ़ा था। अगर आप 80 का 75/80 × 100% निकालो, कितना परसेंट आ रहा है, निकालो परसेंटेज, निकालो कैलसी, निकालो परसेंटेज, निकालो कितना आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है। नॉन टेक का नॉन टेक की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, बताओ कितना आ रहा है। 93% क्वेश्चन अगर क्लास का आ रहा है, सिर्फ 7% क्वेश्चन, मैंने रेंज बोला था 10 से 15%, सिर्फ 7% नया क्वेश्चन था। तो आपका ये अटेम्प्ट टेबल एरिया को आपको अच्छे से करना था। और इससे एक चीज ये भी सीख मिलती है कि आपको चाहे क्रैश कोर्स हो चाहे डिटेल्ड बैच, क्लास को क्या करना है, रेगुलर करना है। नॉन टेक को हल्का लिए तो उसका रिजल्ट आपको छत्तीसगढ़ में दिखा है, छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज किया। जैसे रिपा का एक दे दिया 2 अक्टूबर 21, एक दे दिया 2 अक्टूबर 22। अब 21 के टाइम तो कोरोना चल रहा था, कहाँ से रिपा को लाएंगे थे, क्योंकि वहां पर तो जन भागीदारी लेनी थी, हमको एक समूह रिपोर्ट लेना था, तो वो कब आया था 2022। तो ऐसा करके थोड़ा सा लॉजिक करके आप बना सकते थे। ठीक, चलो अब टेक्निकल को डिस्कस करते हैं। टेक्निकल को डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे आपका जो मॉस का सेक्शन है। ठीक, पेपर क्या गया, कैसा गया, कट ऑफ कितना आएगा, तुम्हारा नंबर कितना आ रहा है, बाजू वाले का कितना नंबर आ रहा है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि मैंने पेपर दे दिया, पेपर हो गया, अब अगले दिन से अपनी फिर से प्रिपरेशन में जुड़ जाना। समझ में आ रहा है, अभी नई नई थ्योरी आएगी, कोई बोलेगा मेरा 93 नंबर आ रहा है, कोई बोलेगा मेरा 99 नंबर आ रहा है। ठीक, ऐसा करके अलग अलग थ्योरीज आएगा। कोई बोलेगा तुम इतना पढ़े, ये नहीं बना, वो नहीं बना। आप अभी किसी से डिस्ट्रैक्ट मत हो, अब अगली तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आप जो टाइम वेस्ट करेगा वो अगली तैयारी से ऑलरेडी पीछे होते जाएगा। ठीक, टेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में कंपैरिजन सीरीज मैंने बनाया है, दिखाते जाते हैं इसको। ठीक, आप अपने सीएसईबी वाले जो कॉपी है, क्रैश कोर्स वाले कॉपी की बात करें, रिवीजन बैच में भी रहा होगा ये, रिवीजन बैच की कॉपी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने क्रैश कोर्स की कॉपी बस उठाया। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेना है आपका, ग्रेड की बात कर रहा है। ठीक, किसकी बात कर रहा है, ग्रेड की। देखते हैं ग्रेड की बात कर रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 82, ये सेट बी है, जो मेरे हाथ में है वो सेट बी है। एक बार डिस्कशन देख लो, डिस्कशन देखने से क्या होता है, अगले पेपर में आपको कैसे चीजें सॉल्व करनी है समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, एज पर IAS 456/2000 दिख रहा है सबको, ये पीछे साइड दिख रहा है। ठीक, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, सबके सब देखो, पेपर सबको देना है, आगे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन दिया है कि एज पर IAS 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर RCC वर्क अंडर एनी एक्सपोजर कंडीशन। एनी एक्सपोजर कंडीशन मतलब इन जनरल कंडीशन ले रहा है, आंसर कितना आना चाहिए, M20। ठीक, अब एग्जामिनर मान लो एनी एक्सपोजर को सी कोस्ट मानेंगे, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, M30। बट कोड में एनी एक्सपोजर और सी कोस्ट को अलग से स्पेसिफाई करता है, तो इसका आंसर क्या लेना चाहिए, M20। अब अपनी कॉपी में पॉइंट नंबर 1501 देखो। ठीक, मैं मेरी कॉपी में भी, जो मेरे पास फोटोकॉपी है, उसमें भी मार्किंग करके लाई हूँ, प्लस माइनस 10-20 के आसपास आपका पॉइंट दिखेगा। ठीक, नंबरिंग चेंज हो सकती है। मेरी कॉपी में जो नंबर था आपका पॉइंट नंबर, मतलब अगर किसी की 2 कॉपी बनी होगी तो ये सेकंड कॉपी में मिलेगा पॉइंट नंबर 1501। मिल गया क्या,
पॉइंट नंबर 1501 उस पे जाओ। उसमें मैंने नीचे आपको बताया था लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी, और ऊपर में बताया था क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नॉर्मल एक्सपोजर, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, कोस्टल रीजन के लिए कितना है M30। मिला क्या कॉपी में, किसी का 1501 होगा, किसी का 1503, 1504, किसी का आपका 1498 होगा, प्लस माइनस 5 दस्तावेजेशन हो सकता है। ढूंढो कॉपी में, ढूंढो, शुरू के 5-6 क्वेश्चन में एक्सरसाइज तो करोगे यहाँ पर, बाकी सब फिर मैं अपलोड करूंगी, घर जाके आप क्लास चेक करना, ठीक, करो। क्लास में जो बताया जाता है, जो पॉइंट लिखवाए जाते हैं, वो एज इट इज आ रहे हैं, इसलिए ये क्लास ली जा रही है ताकि आप क्लास का इंपॉर्टेंस समझ सको। जो नए बच्चे अपने आजू बाजू वालों का देखो, शिफ्ट हो जाओ, जगह नहीं है तो, ठीक, आजू बाजू वालों को देखो, मिल गया पॉइंट, मिल गया, कितने लोग को मिल गया, हाथ उठाओ, मिल गया 1501 नंबर। जो नए बच्चे हैं, नहीं दिख रहा होगा, आजू बाजू शिफ्ट हो जाओ, बेंच भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक, बेंच में शिफ्ट हो जाओ जहां पर नहीं दिख रहा है, और बाजू वाले को बोलो कॉपी दिखाओ करके, ठीक। 1501 पॉइंट अब मैं यहाँ पर मेरे नोट्स में दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो, ये लिखवाया है 1501, ये स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक। इसमें लिखा है फॉर आरसीसी नॉर्मल एक्सपोजर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कितना लिखा है M20, ठीक। सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आपको, नॉर्मल एक्सपोजर की लिखा जगह लिख दिया है अंडर एनी एक्सपोजर, क्या लिखा है, अंडर एनी एक्सपोजर। रुपेश तुम लोग के बेंच में नहीं है क्या एक भी कॉपी, नहीं है, संस्कार तुम्हारी कॉपी कहाँ है, क्रैश कोर्स तो बैच किए हो ना पूरा, कहाँ है, नहीं है, रुपेश पीछे शिफ्ट हो जाओ, इस साइड पे जाओ, लेके नहीं आए हैं बाकी स्टूडेंट, अब लेके नहीं आए हो तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक। तो ये घर जाके ये वाला पॉइंट खोजना, मैं शेयर करूंगी। क्लियर है ये क्वेश्चन, डाउट है किसी को, ठीक। चलो इसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मेन, क्वेश्चन नंबर 32, ये सेट बी के क्वेश्चन को करवा रही मैं। द मेन लिमिटेशन, अगर नहीं भी दिख रहा तो यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास कॉपी में हर चीज में इसको मिक्स करके लाई हुई हूँ, ठीक। द मेन लिमिटेशन ऑफ गैंट चार्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप टेस्ट में एक चीज ध्यान दे रहे थे, बार बार गैंट चार्ट का क्वेश्चन आ रहा था, उसका कारण यही था, ठीक। गैंट चार्ट से 2 क्वेश्चन उठाया, एक उठाया है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, सामने प्रोडक्शन लिख दिया करके ध्यान नहीं गया, बट उसके पीछे जो टर्म लिखा था शेड्यूलिंग, उससे वो क्वेश्चन क्रैक हो जाता, ठीक। तो अब इसमें बोला है कि मेन लिमिटेशन ऑफ गैंट चार्ट, गैंट चार्ट की लिमिटेशन क्या है, मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पढ़ा है कि कब कब ये लगता है, कब कब नहीं लिखता। अब ये पॉइंट नंबर 1519 में, जिसने पॉइंट उठे सही से लिखा होगा नंबर, ठीक, पॉइंट नंबर 1519 में इसका आंसर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर लिखवाया था, ठीक। ये 21 नवंबर 2023 की क्लास का नोट्स, ठीक। उसमें पॉइंट नंबर 1519 में लिखा था टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, और उसमें लिखा था गैंट चार्ट इन नेटवर्क, और इसके साथ साथ उसका उसमें एक पॉइंट लिखा था 8th नंबर का पॉइंट, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज कैन नॉट बी क्लियरली डिपिक्टेड। अब यहाँ पर गैंट चार्ट का मतलब होता है कि 2 एक्टिविटी के बीच रिलेशन क्लियर नहीं बताता। मैंने ये टेस्ट में भी आपको दिया था कि रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंसी, नाम क्या लिखा था, इंटरडिपेंडेंसी को ये शो नहीं करता। लिमिटेशन पूछ रहा है ना, टू शो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंसी मतलब आपका सक्सीडेंस होगा आगे वाला या पीछे वाला, क्या रिलेशन, तो यहाँ पर उस इंटर रिलेशनशिप को चेंज करके क्या लिख दिया, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा। समझ में आ रहा है, पढ़ाया था एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, तो इंटर रिलेशनशिप अगली पीढ़ी के साथ भी हो सकता है, पिछली पीढ़ी के साथ भी हो सकता है, प्रेसिडेंस भी हो सकता है और सक्सीडेंस भी हो सकता है। यहाँ पर उठा के क्या लिख दिया, प्रेसिडेंस। तो पॉइंट नंबर 1519 मिल रहा है पॉइंट, ठीक। पॉइंट नंबर 1519 कॉपी में चेक कर लेना, जिस स्टूडेंट की कॉपी उसके में नंबरिंग लिखी हुई है, मैंने पूरे कॉपी में पेज नंबर भी फोल्ड करके लाया है ताकि आपको इस कॉपी का और इस बैच का इंपॉर्टेंस समझ में आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक,
EMD वाला एक क्वेश्चन आया था, ये वाला, while submitting a tender, क्या बोल रहा है? While submitting a tender, the contractor is required to deposit some amount with the department as a guarantee of tender loan. ठीक, टेंडर भरने से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेगा, ठीक, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या होता है? आपको दो चीज बताया, ठीक, जैसे अब इसको ऐसा जनरल एग्जांपल में लो, आप रूम खोज रहे हैं तो किसी लैंडलॉर्ड ने बोला कि मेरे को कोई अगर कॉल करेगा तो हर कॉल के पीछे इसको 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक, तो 10 रुपए नॉमिनल चीज है, आप दे दोगे, ठीक। बाद में वो ये बोलता है कि अगर इसको रूम नहीं मिला तो मैं वो 10 रुपए को वापस कर दूँ, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी। अब आप आते हो, आपको रूम मिल गया, आपने फाइनल कर दिया, तो 1 महीने का रेंट देते हो, 1 महीने का डिपॉजिट देते हो, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक, ताकि जब आप आखिरी में छोड़ो रूम को तो आपको उतना अमाउंट वो क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो बिफोर फिलिंग द टेंडर कौन सा अमाउंट होगा? अर्नेस्ट मनी। और अर्नेस्ट मनी का परसेंटेज लिखवा था, कितना परसेंट होता है? 2% ऑफ टोटल अमाउंट। अच्छा हाँ, ये पॉइंट नंबर 1718 खोजो अपनी कॉपी में खोजो, ठीक। और जो पॉइंट नहीं लिखा है, जो क्रैश कोर्स नहीं किया, उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक। कई स्टूडेंट ये सोच के क्रैश कोर्स नहीं कर रहे थे कि डिटेल में पढ़ूंगा। अब ये देखो, जब 75 क्वेश्चन क्रैश कोर्स से आ गया, डिटेल का बेनिफिट क्या होता है? ये आपको क्रैश कोर्स को इजी कर देता है, डिटेल में पढ़ा है और रिवीजन की तरह वो काम करता है, इसलिए आपको दोनों बैच का इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? ये देखो, इस पॉइंट पे लिखा हुआ है अर्नेस्ट डिपॉजिट 1718 पॉइंट, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस कॉस्टिंग इतना ऐसा करके लिखा है, ठीक। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड बाय टेंडरर, और उसका डेफिनेशन बीच में कहीं पर फिर आया था, वो पॉइंट नंबर मैं नहीं लिख पाई हूँ, ठीक। और ये कितना परसेंट बताया है? 2% ऑफ टोटल कॉस्टिंग। दिख रहा है क्वेश्चन सबको, ठीक। चल, पूरा 75 क्वेश्चन बताऊंगी मैं, पढ़ाई हूँ तो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी कि पढ़ाया हुआ आता है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी ये डिटेल बैच वाला छोड़ देते हैं, पहले मैं कुछ डायरेक्ट वाले। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था, डिसीज व्हिच इज नॉट वाटर बोर्न डिसीज। तो ये डिटेल ई में एनवायरनमेंट में जब डिसीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको वहां पर बताया है, कौन सा बताया है? एक कैटेगरी बताया बैक्टीरिया के कारण, एक कैटेगरी बताया वायरस के कारण, एक कैटेगरी बताया है आपका जो फंगल इन्फेक्शन, ऐसा करके अलग अलग कैटेगरी बताए। वहां पर टाइफाइड फीवर, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक, वाटर के कारण होता है। डिसेंट्री, वाटर के कारण तो दस्त लग जाते हैं ना, डिसेंट्री। कोलेरा, ये भी वाटर बोर्न डिसीज है। आंसर क्या आएगा? मलेरिया। मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के कारण होता है, फीमेल एनोफिलिस जो मच्छर होता है उसके कारण मलेरिया होता है। तो ये थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन को अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी एनवायरनमेंट की डिटेल में आपने ये चीज देखा है। बीमारियों के बारे में और भी बीमारी वहां पर पढ़ाते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लूंगी मैं बीच में, पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन, पास्कल्स लॉ जब भी पढ़ते हैं वहां पर मैं एक लाइन बार बोलती हूँ, फ्लूइड इज एट रेस्ट। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो बहुत इजी दी, क्या ऑप्शन बताया? लिक्विड इज एट रेस्ट। पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ लिक्विड की बात नहीं कर रहा। पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर फ्लूइड। हवा में हम अभी बैठे हैं तो हमारे ऊपर भी पास्कल्स लॉ लगेगा कि सब तरफ से एयर प्रेशर क्या है? सेम। तो पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन जब फ्लूइड किस कंडीशन में हो? रेस्ट। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, हर तरफ से मेरे पास एयर का प्रेशर क्या लग रहा है? सेम। जब मैं मूव करूंगी तो कहीं ना कहीं हवा को मैं काट रही, जैसे जब एयरप्लेन फ्लाई करता है तो हवा को काटना है, इसलिए हमको उसका शेप बनाना पड़ता है। तो इसमें पहला ऑप्शन शुरू में कंफ्यूज किया होगा, बट ध्यान से देखते तो बार ये टर्म यूज किया है मैंने, फ्लूइड एट रेस्ट। लिक्विड एट रेस्ट कहीं नहीं बोला,
क्या बोला है? फ्लूइड। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक, साइड में लिखा है कवर्ड इन डिटेल्ड बैच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स पास्कल्स लॉ। उसके बाद चलते हैं बर्नौली। बर्नौली को आगे देखेंगे, पहले तो मैं अभी क्रैश कोर्स के नंबर निकलवाती हूँ, ठीक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया था, मॉक टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया था। जो सीएसईबी का जो पहला टेस्ट हुआ था आपको अक्टूबर में, उसमें भी आया था। सीएसईबी का सेकंड टेस्ट हुआ था जनवरी में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अब यहाँ पर डिपेंड करेगा एग्जामिनर की समझदारी। वो अगर इस इंटेंशन से इस क्वेश्चन को बनाया है कि कोएगुलेशन टैंक की बात कर रहे हैं, तो कोएगुलेशन टैंक में पहला होता है कोएगुलेशन एंड मिक्सिंग, और उसके बाद क्या होता है? सेडिमेंटेशन। और अगर एक ट्रीटमेंट प्लांट के हिसाब से हम बात करें तो ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले क्या आता है? सेडिमेंटेशन। बट यहाँ पर ये आंसर ए को ही लेगा, मैंने दोनों लिखा है, ठीक, आंसर की में दोनों मार्क किया, बट आंसर यहाँ पर ए को लेगा क्योंकि इसके सामने उसने ये नहीं लिखा है प्लेन सेडिमेंटेशन। और आप कंफ्यूज ये भी हो सकते हैं कि सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन भी तो नहीं लिखा, बट यहाँ आंसर ये लेगा क्योंकि इसके ऑप्शन बनाने का इंटेंशन क्लियर है कि ये कोएगुलेशन टैंक के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक, इसलिए मैंने कंट्रोवर्शियल करके दोनों लगा दिए। अब क्या करें इसमें? तो जिन्होंने ये लगाया है और लग रहा है कि गलत हो जाएगा तो इसमें दावा पत्ती लगाओ, जिन्होंने ये लगाया और हो सकता है इसको आंसर ले लेते हो दावा पत्ती लगाओ, हटवा दो क्वेश्चन। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन लगेगा उतना ज्यादा उस जिस अथॉरिटी ने इसको बनाया उसके ऊपर प्रेशर आएगा, अब वो डिसीजन लेंगे। आपने जस्टिफिकेशन कैसा डाला उसके हिसाब से फाइनल जजमेंट होता है, हो सकता है ये क्वेश्चन हट जाए, ठीक है, बट आंसर ए लेगा इसमें, ठीक। चलो अब इसके बाद, अच्छा, पॉइंट नंबर ये डिटेल बैच का था ई का। उसके बाद चलते हैं ये वाला, ये रिवीजन बैच में आपको प्लास्टिसिटी चार्ट या आपका फाइन ग्रेन सॉइल का चार्ट को बताएं। ए लाइन के ऊपर CH, CI, CL, नीचे में ML, MI, OI ये सब रहता है, तो ये क्वेश्चन क्रैक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। क्या आंसर आना चाहिए था इसमें? क्ले। सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़ा हुआ सड़ा सा क्वेश्चन। उसके बाद ये तो इतने बार आपको पढ़ाया है और ये टेस्ट में भी आया है, डोमेस्टिक वाटर टेस्ट में भी आया था, अभी पिछले टेस्ट में आया था मेरे हिसाब से, अभी जो फैब में जो सीरीज चली थी उसके सेकंड या थर्ड टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। पर पर्सन पर डे कितना होता है? 135 LPCD। और ये एग्जामिनर बहुत ही अच्छा है, देखो इसने क्या किया, यहाँ पर 200 LPCD नहीं दिया, मेरे को बनाना रहता तो एक ऑप्शन 200 दी रहती ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। क्या लेंगे? एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना लेना है? 135 LPCD। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अभी आपका सर्वेयर और ट्रेसर का पेपर हुआ था, उस पेपर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया था, उसमें से किसी एक पेपर में डिटेल आया है 501 सर्वे के डिटेल में आपका चेन करेक्शन जब पढ़ते हैं करेक्टेड लेंथ में तो इसको सॉल्व करते हैं। टेस्ट सीरीज में भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है, मैंने लिख दिया है बाजू में। चलो अब चलते हैं 89, क्या बोला है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्वेश्चन मेरे को आपके क्रैश कोर्स बैच में 5 जगह दिखा, ठीक, बट सबसे पहली वाली जो जगह दिखा उसका नाम लिख रही हूं मैं, ठीक। एक वर्कशीट दिया हुआ था आपको, ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, स्ट्रेस स्ट्रेन का वर्कशीट कौन से नंबर पे होगा? ये आपका पॉइंट नंबर 959 के बाद वर्कशीट दिया था, खोजो पॉइंट नंबर 959, ठीक। क्लास की इंपॉर्टेंस को समझो और सब चीज जो मैच करके लाया है उस मेहनत को देखो, ठीक। चलो पॉइंट नंबर 959, वहां पर मैंने हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस को करवा रही थी, मिला क्या? ठीक। उसके बाद फिर आपको एक शीट दिया था जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसा करके बना हुआ था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला शीट है, ठीक। मिल गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला शीट, अपनी कॉपी में खोजो, ठीक। मॉस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला जो शीट है माइल्ड स्टील का, उसी शीट में पीछे के पेज नंबर में सामने में दिया है होमोजेनियस का डेफिनेशन और पीछे में दिया है यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन। ये देखो ये शीट भी साथ में दिया था उसी के, ये शीट भी आपको साथ में मिला था क्रैश कोर्स बैच में, ठीक। मिल गया है, ठीक। इसी शीट के पहले वाला शीट है ये, खोजो खोजो खोजो, घर जाके नहीं तो बोलोगे कि मैडम कहाँ से अपने नोट्स में निकाल के लाई है, हमारे नोट्स में तो मिल नहीं रहा है करके, ठीक। खोजो, 10 लोग को भी मिल जाएगा, मतलब सही लिखते हो क्लास में, ढूंढो। मिल गया ये, मिल गया ये, ठीक। शीट मिल गया है, इस शीट की पहले वाला शीट है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए थे
उसी में लिखा हुआ है क्या, यंग्स मॉड्यूलस E is equal to stress divided by strain। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा है, पॉइंट नंबर फ्रॉम वर्कशीट। क्लियर है? ठीक, चल अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, मॉडलिंग। एनवायरनमेंट में जब मैं कोई कंटेंट पढ़ाती हूँ तो उसका प्लस यानी ज्यादा कंटेंट होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, तो फ्लोराइड का एक्सेस क्या करता है, हीट डिके करता है, और फ्लोराइड का जो अमाउंट है वो कम रहेगा या डिजायरेबल लिमिट पे नहीं रहेगा, तो वो क्या करता है आपका मॉडलिंग, यानी बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, कलरलेस होंगे, येलो कलर होंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर था, एक ही ऑप्शन क्या दे दिया, फ्लोराइड। ठीक, बाकी कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद चलते हैं वाटर ईयर। वाटर ईयर किसको बोलते हैं, वाटर ईयर ये डिटेल्ड बैच में हाइड्रोलॉजी में पढ़ा है। वाटर ईयर जो होता है, मॉनसून जहां से स्टार्ट होता उस पहले दिन को बोलते हैं वाटर ईयर। एक्चुअल में जब आप टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जाओगे तो मॉनसून स्टार्ट होता है 5 जून से और खत्म होता है 5 अक्टूबर। तो हम ये मानते हैं कि उसके पहले आपका पानी का जो है वो हाईलाइट शुरू हो जाता है कि किस किस एरिया में पहुंचेगा, कब हमारा बारिश शुरू होगा। तो 1 जून से लेकर पूरा 1 साल तक साइकिल चलता है 31 मई तक। तो ये क्या कहलाता है, वाटर ईयर। आंसर क्या आएगा, जून आएगा। लिखो तो कॉपी में इसको, वाटर ईयर। अगले पेपर में फिर पूछेगा, जहां जगह है वहां लिखो, कोई पॉइंट नंबर नहीं। क्रैश कोर्स की कॉपी में ही लिखो वाटर ईयर 1 जून से, ये हाइड्रोलॉजी में पढ़ा है, 1 जून से 31 मई, पूरा साल भर का ईयर लिखना है ना, तो पूरा साल भर करेगा 1 जून से 31 मई। ठीक, 1 जून से 31 मई। ठीक, अब रिवीजन बैच जो चला था अभी आपका जनवरी में, उसमें ये वाला क्वेश्चन लिखवाया था कि एक लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर पाते तो लेवलिंग स्टाफ में देखियो कभी व्हाइट ब्लैक पट्टी होती है, हर पट्टी की थिकनेस और उसके गैप को मिला दोगे तो गैप जो होता है वो कितना होता है, 5 mm। बहुत होशियार एग्जामिनर है सर्वे वाला, 5 mm को क्या लिखते, 0.5 सेंटीमीटर या क्या लिखते, 0.005 मीटर। ये आपके रिवीजन बैच में ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर 5 mm होता, ऑप्शन ए नहीं है। 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, कितना आता, 0.5। तो आंसर क्या आएगा, 0.005 मीटर। यूनिट में कैसे गड़बड़ किया देखो। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, 5 mm जनरल से चीजें आपको याद रहता, बट इसने ये यूनिट पे काम किया, यहाँ पर गड़बड़ी की हो, बहुत बच्चे गड़बड़ करके आए। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के बैच में आपको डिटेल्ड बैच में ये पढ़ाया है सेंटर ऑफ प्रेशर का कंसेप्ट, वहां पर हमने लिखा था ये वाला पॉइंट, एग्जैक्टली क्वेश्चन करवाया था ये, मेरे हिसाब से ईएस का क्वेश्चन उठाए थे, सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में या वाटर रिसोर्सेज का एक सेक्शन था जिसमें लास्ट ईयर आपका बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे ब्रिजेस के बारे में पूछ रहा था। तो आपको एक नोट्स मैंने दिया था क्रैश कोर्स बैच में ब्रिज का, ये बच्चे की कॉपी में आधा नोट्स है। ठीक, उसमें सस्पेंशन ब्रिज का डिटेलिंग दिया हुआ था, वहां पर लिखा है सुटेबल फॉर लॉन्ग स्पैन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब सस्पेंशन ब्रिज किसको बोलते हैं, सस्पेंशन ब्रिज कुछ नहीं, जो भी ब्रिज झूला जैसे दिखता है उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, ऐसा करके रखता है। और कोई ब्रिज जब एक ही खंभे पे इस टाइप का आपका केबल्स लगे तो इसको बोलते हैं केबल स्टेड ब्रिज। ठीक, आपका ये महादेव घाट पे हम देख रहे हैं, ठीक इस टाइप का ब्रिज दिखता है। राजीव वाला जो आपका लक्ष्मण झूला है वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। तो ये सब सस्पेंशन ब्रिज है। जब हम ये चाहते हैं कि स्पैन जो है वो ज्यादा लंबा है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन मत आए तो इस टाइप का ब्रिज देते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बर्म वाला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। बर्म कहाँ पर होता है, जब भी ये आपका फिलिंग है फिर ये क्या है, कटिंग है, तो इसके बीच में आपको एक जगह देनी है जहां से आप इसको ऑपरेट कर सके, तो इसको क्या बोलते हैं, बर्म। और इसका हिंदी वाला पार्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था, जो पार्ट होता है बीच का। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, पार्टली इन एक्सकैवेशन, पार्टली इन
एम्बैंकमेंट, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक, टेस्ट सीरीज आपकी चारों टेस्ट सीरीज में किसी एक टेस्ट सीरीज में ये नाम पूछा था। सस्पेंशन ब्रिज अभी बता दिया आपको, उसके बाद ये मॉक फिर से आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक, 98th क्वेश्चन क्या लिखा है, which of these may require the use of dummy activity। पढ़ाया क्या क्लास में, पढ़ाया है नहीं बोलो। ठीक, फिर मैं प्रूफ दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ठीक, कई चीज तो मैं भी भूल गई थी, बट कल कई बच्चे आए थे डिस्कशन करते हुए बताया, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन मेरे को कुछ याद नहीं था, तो एक बच्चे ने बताया नहीं मैंने क्लास में करवाए होकर, फिर वो डिटेल बैच की कॉपी में दिख रहा है क्लियर। ठीक, तो अब इसको देखते हैं क्या लिखा है, क्रैश कोर्स प्लस सीएसईबी जेईई रिवीजन बैच डमी एक्टिविटी। अब आपका ये 12 अक्टूबर को एक नोट्स दिया था मैंने सीपीएम पॉइंट का, निकालो। अब ये 12 अक्टूबर को नोट्स दिया था, आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ अभी। सीपीएम पॉइंट का नोट्स, ठीक, सीपीएम पॉइंट का नोट्स देखते बस जाओ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर के बाद जब डिस्कशन करते हैं तभी समझ में आता है क्या। 622वें पॉइंट के बाद ये नोट्स दिया था, 622वें पॉइंट के बाद मैंने सीपीएम पॉइंट का एक नोट्स दिया था, जिसको लिखा था शीट नंबर 23। दिख रहा है शीट नंबर 23, मिला है किसी को, एक दूसरे को मिल रहा है कि नहीं, खोजो। ठीक, जिसमें आपका पूरा आगे मैंने इस टाइप का भी ये नेटवर्क रूल वाला भी शीट दिया था आपको। सीपीएम पढ़कर 4 से 5 शीट दिया था, नेटवर्क रूल वाला मिला होगा। देखो नेटवर्क रूल वाला शीट खोजो, बिल्कुल बोर नहीं होना है, ये आपके लिए है। पेपर के बाद आप डिस्कशन नहीं करते, बट हमको जरूरत है डिस्कशन करने की। ठीक, उसी शीट में सबसे ऊपर में ये लाइन लिखा है, डमी एक्टिविटीज यूज्ड ऑन और फॉर AOA सिस्टम, एक्टिविटी ऑन एरो। इसी लाइन को एग्जैक्टली उठाया कि डमी आपका एक्टिविटी किस में यूज होता है, एक्टिविटी ऑन एरो। समझ में आ रहा है, मिला किसी को ये पॉइंट, मिल गया है। ठीक, चलो ये पॉइंट मिल गया, लिख लो शीट नंबर 23 में है करके, घर जाके खोजना। ये शेयर करूंगी मैं फेसबुक में, घर जाके टाइम निकाल के खोजना आपकी कॉपी में कहाँ पर था, और फ्लैग लगाना और लिखना मैडम पढ़ाई थी फिर भी मैं गलत किया। ठीक, उसके बाद अगला देखो क्या लिखा है, ये आपका रिवीजन बैच में पढ़ा है। आइए सीव के बारे में मैंने सीव नंबर के हिसाब से परसेंटेज कंटेंट लिखवाया। ये कहाँ का है आपका, रिवीजन बैच में, क्रैश कोर्स में भी किसी न किसी पॉइंट पे ही होगा, टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। 9 सीव में कितना परसेंट होता है, 10% रिटेन होता है। ठीक, चलो अब इसके बाद चलते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर है 1338, बट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, when the upstream face of gravity dam is vertical। upstream face मतलब आपका ये upstream face है, gravity dam कैसा है, vertical है। तो टॉप और बॉटम पे आपको बोल रहा है वाटर का प्रेशर कैसा होगा, कैसा होगा, ट्रायंगुलर। टॉप पे कितना होगा 0, बॉटम पे कितना होगा वाटर का गैमा W इंटू H। बात किसकी किया, प्रेशर की या इंटेंसिटी की बात किया, तो आपका एट द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस यानी क्या हो जाएगा टॉप, और एट द बेस यानी क्या हो जाएगा बॉटम, तो ये हो जाएगा 0 और गैमा W इंटू H। आंसर आएगा डी। पॉइंट नंबर ये वाला जब मैं इसको बता रही थी तो उसके साथ साथ आपको ये वाला डायग्राम भी साथ में बताया था। जब ग्रेविटी डैम पढ़ते हैं तो उसमें फोर्सेस के बारे में समझाया था, नीचे में अपलिफ्ट प्रेशर बताया था और साथ में 0 और गैमा W इंटू H। समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट डायग्राम से क्वेश्चन उठाया है, समझ रहे हो आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अभी जिसने मॉस का क्लास अटेंड किया होगा एसएमडी बीएमडी वाला उससे बन जाएगा। सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मैं कोई डील कर रही थी टफ क्वेश्चन, तो वहां पर आपको ये बताया था कि टफ क्वेश्चन दिखाएगा बट एकदम इजी सा आंसर पूछे। जैसे लास्ट में सिंपली सपोर्टेड एंड दे दिया, हिंज या रूलर दे दिया, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया,
एक कैंटिलीवर बीम दिया, ठीक, यहाँ पर मोमेंट लगाया और इस जगह पे क्या बोला है, एट सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पर हाथ रखो। अभी डिफ्लेक्शन चैप्टर में ये याद रखो तो अपन देख रहे इसके पहले कोई लोड है क्या, नहीं है, यहाँ पर कोई लोड है क्या, नहीं है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो, आंसर कितना आएगा, जीरो। अब बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का कंसेप्ट आपको कॉपी में 1085 यानी 1085 और 1086 पॉइंट पे एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट बताया था। कई डायरेक्ट क्वेश्चन वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के बीच से करवाए हैं, जिसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू टफ डायग्राम में कितना आया है, जीरो, ठीक। पॉइंट नंबर 1085 और 1086 1085 एंड 1086 को जो एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट लिखवाया वहां पर, और क्वेश्चन सीरीज जब सीएसईबी का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे तो वॉल्यूम 2 में इस टाइप का मतलब बेंडिंग मोमेंट निकालने वाला एक क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट तो न्यूमेरिकल नहीं उठा दे, ठीक, तो रेलेवेंट न्यूमेरिकल उठाया है यहाँ पर 1085 और 1086 में डेफिनेशन लिखा हुआ, खोजो खोजो, किसी को मिला, 3-4 लोग को मिल गया तो हाथ उठा दो, कितने लोग को मिला, ढूंढो अपनी कॉपी में। 1085 में बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन पढ़ाया, 1086 में शियर फोर्स का। ये राइटिंग किसकी, उधर की है क्या, कहाँ है, हाँ, ठीक, उसकी कॉपी में मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक, मिल गया, खोजो। एसएफडी बीएमडी का डेफिनेशन पढ़ाया, डेफिनेशन, ठीक। इसके आसपास और क्या दिख रहा था, ये ऐसा टाइप का, ये वाला यूडीएल वाला एक क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक, यूडीएल वाला क्वेश्चन दिख रहा था, देखिए कॉपी में ढूंढो, ठीक, इस कॉपी में तो लिखा होगा, ढूंढो कॉपी में, देखते जाओ कहाँ पर है, 1085 मतलब कॉपी नंबर 2, ठीक, कॉपी नंबर 2 1085 एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट यहाँ पर करवाएं, ठीक है, मिल गया सबको। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। 2-4 लोग को मिल जा रहा तो मैं क्रॉस कंफर्म ले रही हूँ कि हाँ उनकी कॉपी में है, बाकी लोग की कॉपी में भी नंबर देखो 10-20 का वेरिएशन हो सकता है आगे पीछे, किसी ने 10वें पॉइंट पे लिखा होगा, किसी ने 22वें पॉइंट पे लिखा होगा, बट ये कंसेप्ट वहीं से उठाया हुआ, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टेस्ट में आया था आपके, ठीक, आपको बोलता है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर वन विथ क्रॉस सेक्शन एरिया लो कॉम्पैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है कितना, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है जिसका पेरीमीटर क्या हो, मिनिमम। अब ऑप्शन में तो पेरीमीटर मिनिमम दिया नहीं हुआ, ठीक, क्या दिया है, मैक्सिमम वेटेड पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर मिनिमम मतलब आपका हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ये मिनिमम होगा तो आर क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मैक्सिमम, तो ये तो डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो ये भी आंसर में नहीं है। उसके बाद आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, सपोज मैं लगाती हूँ यहाँ पर मैनिंग्स फार्मूला होता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। r बढ़ेगा तो डिस्चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज। और आपके टेस्ट में ये वाला आंसर दिया था मैंने, मैक्सिमम डिस्चार्ज वाला, ये टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन क्रैश कोर्स की कॉपी में 1016वें नंबर के पॉइंट पे है, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल इज फॉर विच वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम एंड हाइड्रोलिक डेप्थ इज मैक्सिमम। आर बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, उससे इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। पॉइंट नंबर कितना है, 1016, पॉइंट नंबर 1016 आसपास होगा खोजो, ठीक, पॉइंट नंबर 1016 मिला, ठीक, पॉइंट नंबर 1016 विद प्रूफ देख रहे हैं हम, ठीक, समझ में आ रहा है। बार बार कॉपी को पढ़ो क्यों बोलते हैं, उसका कारण ये यहाँ पर दिखता, ठीक। चलो हो गया इतना सबका, देख लिया 1016 आसपास में आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पेलिक्यूलर वाटर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर ऑफ अ गिवन सॉइल अप टू इट्स फील कैपेसिटी, ठीक। क्या है, एक गमले में आज पानी डाला, गमले ने पूरा पानी यूज कर लिया, नीचे तक पानी चला गया।
अब दूसरे दिन फिर उसमें पानी भरना, कहाँ तक जितनी उसकी जरूरत है, तो वो क्या कहलाएगा ये पूछ रहा है। एक्चुअली उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। आप कितने दिन में पानी इरिगेट करोगे। अब जब क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं था, ठीक, बट इसको बनाना था थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। तो ये लिखा मैंने थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। पेलिक्यूलर वाटर आपको पढ़ाया था ये बैच में, कौन सा नंबर पे, 965 नंबर के पॉइंट। क्या बताया था, पेलिक्यूलर वाटर रिटेन्ड इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल अंडर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में जो वाटर होगा वो उसकी ज्योमेट्री को बना के रखे। वो प्लांट के लिए कोई काम का नहीं, वो किसके लिए है, सॉइल के काम का है, जो सॉइल की ज्योमेट्री को बना के रख रहा है। वो पानी निकल जाएगा तो फिर सॉइल पूरा फेल हो जाएगा, ठीक। सेकेंड था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रहने वाला वाटर। एक्विवेलेंट मॉइस्चर, एक्विवेलेंट मॉइस्चर नाम का टर्म हम जब रिलेट करते हैं ग्राफ में, इसमें ग्राफ बताया था आपको रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर, तो उसमें ये नाम नहीं आता। तो फिर एलिमिनेशन से आंसर क्या आना चाहिए था, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। हो सकता है पेपर हॉल में क्रैक ना करे, ठीक, आपको क्लिक ना करे, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा समझदारी था। अब बनाना ही है करके वहां पर पेलिक्यूलर देख के बनाओगे तो फिर टीचर क्या करेगा। यहाँ पर तो पेलिक्यूलर का डेफिनेशन आपको बताया, क्या बताया है, वाटर रिटेन्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाटर जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, फील्ड कैपेसिटी के, ठीक, तो वो पानी की जरूरत बोल रहा है। आपसे कोई आपका मान लो जैसे आप ब्लड डोनेट करेंगे वैसा ही कुछ टाइप का, ठीक, अगर आपकी बॉडी में ब्लड का जो है अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट के हिसाब से, तो वही आप डोनेट कर सकते हो। अब आपके शरीर में खुद खून कम है, ठीक, और किसी को चाहिए तो बोलोगे भले ही मेरे पास ना रहा है पर मैं तुमको दे दूंगा, ठीक, तो तुम तो चलेगा, वो बच गया। तो ये वही वाली कंडीशन, अगर पेलिक्यूलर लगा के आए हो तो आप चाह रहे हो कि प्लांट का जितना भी जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा है उसके पास, जो उसको जिंदा रहने के लिए, उसको भी क्या कर दो, दे दो, प्लांट को नहीं, एक्चुअली किसको, सॉइल को। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। क्लियर है, ठीक। पॉइंट नंबर खोजो, 965 मिल गया है। किसको किसको मिला है, हाथ उठाओ, 1 2 3 4, और पीछे लाइन लेके लाए हो हाथी 5, और बाकी लोग 6, और ऐसे ही मैं भी उठा देता हूँ, मैडम थोड़ी ना चेक करेगी, ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ब्रिक, ये मैंने बोला भी था, ये व्यापक जो है वो बहुत बदमाश, ये काम करेगा, और ये टेस्ट में हम लोग ये काम में लगभग हर टेस्ट में कर ही रही, क्योंकि ब्रिक जो है फेवरेट टॉपिक है। क्या लिखा है, एज पर IS 1077 1970, इसका जो लेटेस्ट रिवीजन है 1992 मिलता है। इसमें ऑप्शन दिया है द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर का लिखा है आपका 19 वाला, और एक और साइज लिखा है 20 वाला। अब यहाँ पर फिर से मैं इसको एग्जामिनर के कोर्ट में डाल रही हूँ, उसकी मर्जी वो 19 वाला ले या 20 वाला ले, बट लेना चाहिए किसको, 19/9/9। अब ऑर्डिनरी देख के आप कन्वेंशनल लगा दोगे तो फिर आपकी गलती है, कन्वेंशनल ब्रिक अलग चीज होता है, ठीक। अब इसमें एग्जामिनर क्या चाह रहा है वो तो आपके आंसर पे डिपेंड करे, और लगता है अगर ये लगाया है तो लगाओ दावा प्रति, ठीक, और लगता है ये लगाया है और ये आंसर लेगा तो फिर लगाओ दावा प्रति, और क्या करो, इसको हटवा दो, ठीक। चलो अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपको करवाया था किसमें, क्रैश कोर्स में, जब SSC JEE का पेपर आने वाला था तो उस टाइम मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। इसका पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये है एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। इसमें 5.5 बैग आया है क्या, ठीक, 5.5 बैग्स आया। मेरे सबसे टेस्ट में भी था क्योंकि मेरे को बैग का नंबर याद है, और आपका पॉइंट नंबर, ये SSC JEE का क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये दिवाली के पहले के पार्ट में आपको मिलेगा। मैं पॉइंट नंबर बताती हूँ अभी, रुको, ठीक, पॉइंट नंबर बता रही हूँ। ये SSC JEE के क्वेश्चंस कर रहे थे, इस बच्चे ने उसको क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर नहीं दिखेगा। नंबर मिला क्या किसी को, ठीक, नंबर जो है SSC JEE का क्वेश्चन सीरीज का है, ये फोटो देख लो, इसको मैं खोज नहीं सकती थी। तो ये लिखा है द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर
10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क 1:6 सीमेंट मोटर, ऐसा करके। तो इस टाइप का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में बनता और इससे आपका आंसर कितना आता 5.5 बैग्स। ठीक, क्लियर है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करते हैं, डेटा थोड़ा चेंज कर देता, 1 मीटर क्यूब के लिए पूछा है तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका गैरेट। गैरेट कितने बार पढ़ाया है, 4-5 बार तो गैरेट ही हो गया। ठीक, और गैरेट में बोला भी था, यहाँ पर बोलेगा कि गैरेट डायग्राम किसके किसके बीच का ग्राफ है, क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछेगा गैरेट डायग्राम का बेसिक्स क्या है या किस पे बेसिस है। तो 2 बेसिस है उसका, एक है कैनेडी और दूसरा है कट्टर, दोनों में से एक ही देगा या फिर दोनों को एक साथ देगा। क्या दिया है यहाँ पर, कैनेडी, पॉइंट नंबर 483, खोजो कॉपी में, खोजो कॉपी में। ठीक, पॉइंट नंबर 483। ठीक, लिखवाया है गैरेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन कैनेडी एंड कट्टर थ्योरी। पेपर देखने के बाद मेरे को लग रहा था मैंने बनाया है, ठीक, क्योंकि लाइन टू लाइन वही दिख रहा है। बात ये है कि जब आप अच्छे से पढ़ते हो, चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो तो आपको सब चीज दिखेगा, समझ में आ रहा है। और आधा ही पढ़ाया रहेगा तो उसमें से कहां से आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 483 खोजो, 483 2-3 लोग को मिल जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कितने लोग को मिला 483, 1 2 3 4 5 पीछे 6, ठीक, 6 लोग को मिल गया, चलो ठीक है। बाकी लोग घर में खोजना। तो ये हो गया गैरेट डायग्राम। गैरेट डायग्राम का ग्राफ भी बनाया था, ये गुजरात की में पूछा था ग्राफ, हमारे पेपर में पूछा है कि ये किस पे बेस्ड है, कैनेडी और कट्टर देगा बोला था, या तो एक देगा या तो दोनों दे सकता है। आंसर क्या आएगा, कैनेडी। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ, एक मिनट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ जो है वो किसके किसके बीच का प्लॉट है, टेस्ट में आया है, क्लास में तो 5-6 बार कॉपी में दिख रहा है। ठीक, हाइड्रोग्राफ रिवर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम नहीं होता, नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम। आंसर क्रैक करना बहुत इजी था। क्रैश कोर्स का पॉइंट नंबर 632 है कि 232 है। अब पॉइंट नंबर 6 में भी, ठीक, आपका पॉइंट नंबर 632 का खोजो, पॉइंट नंबर 632 ढूंढो। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली यहाँ पर बता दिया तो विश्वास कर लोगे, खोजो अपनी कॉपी में, दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 623 है कि 223 है, 232, 232, ठीक है, 232, हाँ, पॉइंट नंबर ये 232। डीएडी कर्व वगैरह इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करके आपको बताया था। ठीक, पॉइंट नंबर 232 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताए थे, ये सब देखो ग्राफ बना होगा। ठीक, आइसो हाइट है, मास कर रहे हैं, डबल मास कर रहे हैं, और उसी में पीछे एक ग्राफ बना हुआ था। ठीक, कौन सा ग्राफ बना हुआ था आपका, ये हाइड्रोग्राफ का, उसमें लिखा था रिवर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। रिवर डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम फ्लो। पॉइंट नंबर 232 कितने लोग को मिल गया, ठीक, 5-6 लोग को मिल गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार बार आपको दिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो टेस्ट में भी दिया था आपको। ठीक, सीमेंट कंक्रीट में आपका, अगर आप ये रेशियो भी नहीं देखते तो सीमेंट कंक्रीट में एक्सपेक्टेड टर्न आओगे, पॉइंट नंबर 23 निकालो। पॉइंट नंबर 23 मिल रहा है, ठीक, खोजो पॉइंट नंबर 23, मेरी कॉपी में भी है। ठीक, पॉइंट नंबर 23 में लिखवाया है एक्सपेक्टेड टर्न आउट ऑफ मेशन पर डे। ये क्या लिखवाया है, सैंड फिलिंग के लिए 4, सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए 5 मीटर क्यूब पर मेशन पर डे। डेटा एग्जैक्ट लिखवाया है, और ये बार बार क्लास में भी याद करवा रही थी मैं ये डेटा को। ठीक, क्योंकि इसमें से एक उठाएगा ही, सीएससीबी का पेपर है तो एक क्वेश्चन तो लेगा ही। ठीक, क्या आंसर लिया यहाँ पर, 5 मीटर क्यूब। आ रहा है समझ में, मिला। पॉइंट नंबर 23 कितने लोग को मिल गया। ठीक, चलो जितने लोग को मिल रहा है वही कॉमन ग्रुप दिख रहा है, बाकी कॉपी नहीं लाया हो लग रहा है। ठीक, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया टोटल स्ट्रेस। ये मिस्टेक किया था ये स्टूडेंट ने, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस कोर प्रेशर। वो माइनस लिख दिया था, इसको मैंने करेक्ट किया है कॉपी में। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर,
ये 24 पॉइंट नंबर 819 में है। कंसोलिडेशन का एक टेबल टाइप का बताया, पॉइंट नंबर 819, पॉइंट नंबर 819, क्रैश कोर्स की कॉपी, पॉइंट नंबर 819 मिला क्या? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में आपको टेबल लिखवाया है, कौन सी चीजें चेंज होती है, कौन सी चीजें घटती हैं और कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है। पॉइंट नंबर 819 में मेरी कॉपी में भी देखती हूँ तो मेरे को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 819, हाँ ये है, ठीक। पॉइंट नंबर 819 जनरल सेटलमेंट लिखवाया था, कंप्रेशन मॉड्यूलस लिखवाया था, वहां पर कंसोलिडेशन का एक टेबल टाइप का लिखवाया, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम। रिमेन सेम में नीचे एक फॉर्मूला लिखवाया, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर प्रेशर, ठीक। यहाँ पर इसको करेक्ट करो, पोर प्रेशर, ठीक। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। 819वां पॉइंट किसी को मिला है कॉपी में? ठीक, मिल गया है, चलो ठीक। चलो अब इसके बाद चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर प्रेशर। अब डिटेल बैच में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। घुमा के लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, लिखा ना, इफेक्टिव यानी डैश है और टोटल वाला क्या है? सिग्मा, तो इससे क्रैक कर सकते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब ये क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्टली तो नहीं पढ़ाया है, बट इसको डिटेल्ड बैच में कॉन्कैविटी के बारे में मैंने लिखा था, क्रैश कोर्स में इसका कंक्लूजन को समझाया था, ठीक। जब सीबीआर का टेस्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 698 खोजो पहले, ठीक। पॉइंट नंबर 698 ढूंढो कॉपी में, मेरे को साथ में प्रूफ वाले बच्चे भी चाहिए जिनको ये मिल रहा है। पॉइंट नंबर 698, पॉइंट नंबर 698 पॉइंट नंबर, हाँ 698, हाँ ये है, मिल गया, ठीक। इसमें आपको इक्विवेलेंट व्हील लोड के बारे में बताया था, ग्रुप इंडेक्स के बारे में बताया था, और उसमें उसके नीचे सीबीआर मेथड लिखा था, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो यस, सीबीआर मेथड, पेनिट्रेशन, वेट और प्रेशर लिखा है। अब जब इसको लिखवाया था तो आपको एक चीज समझाया कि सीबीआर 2.5 mm वाला सही होता, 5 mm वाला आएगा तो टेस्ट को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद भी फिर से आया तो क्या लेंगे? 5 mm को ही आंसर लेंगे। डिटेल्ड बैच में आगे ने ये चीज को लिखवाया है कि जब सीबीआर का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें इनिशियल ऐसा करके गड्ढा दिखने लगता है, फिर ये बढ़ता है। ग्राफ चलना चाहिए आपका ऐसा, बट ग्राफ चला अगर ऐसा करके गड्ढा, तो ये इनिशियल कॉन्कैविटी दिखाता है कि वहां पर जो ऊपर की सॉइल थी वो क्या थी? लूजली प्लेस्ड थी, तभी प्लंजर तुरंत क्या हो गया? धंस गया। हार्ड सॉइल होगा तो प्लंजर नहीं धंसेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? इसका आंसर आना चाहिए था टॉप सरफेस ऑफ सॉइल स्पेसिमेन इज नॉट इवन। नॉट इवन यानी लूज, लूज यानी कैसा है? रफ है। यहाँ पर सॉइल स्पेसिमेन हार्ड नहीं हो सकता, हार्ड रहेगा तो प्लंजर जाएगा नहीं, प्लंजर नहीं जाएगा तो कॉन्कैविटी नहीं दिखेगा। और सेकेंड है प्लंजर इज वर्टिकली सेट। प्लंजर वर्टिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां इंक्लाइंड हो गया मतलब आपका कॉन्कैविटी दिखेगा। तो ये क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते, ऐसे 5 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो 75 तो बना के आओगे, 72 तो बना के आओगे, टेक्निकल का बात कर रही हूँ मैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन था 698, ये डिटेल्ड बैच में इसके बारे में लिखवाया है आपको, ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, इसका जीरो बताया था। फिर क्वेश्चन क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ये ब्रिक को तो कितने बार बताया है? एक पूछता है ऑप्शन में 10 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर, और इसमें क्या दिया था आपका? 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से रहेगा। और ये आपके शीट में भी है, आपके क्वेश्चंस में भी है, क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर मैंने नंबर क्यों नहीं लिखा है? ब्रिक फिर आएगा, एक मिनट में यहाँ पर देख लेते हो। पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपका, पॉइंट नंबर 2, शीट नंबर 14, वर्कशीट मिला था 14वें नंबर का, वहां पर पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा था, खोजो ब्रिक वाला एक शीट का, मिला किसी को? ठीक, मिल गया, ठीक। आपका है पॉइंट नंबर 2, शीट नंबर वर्कशीट जो 14वां मिला था उसमें पॉइंट नंबर 2 है,
दूसरा 1671वां पॉइंट पे फिर से ये वैल्यू दिया, पॉइंट नंबर 1671। हो जो पॉइंट नंबर 1671 ढूंढो कॉपी में, इसीलिए मंगवाया है आज कॉपी। पॉइंट नंबर 1671। बाकी बच्चे बोर नहीं होंगे, आप भी पेपर दोगे फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी है, देखते जाओ और आज मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक, जैसे बाजू में जो नंबर लिखा है, घर जाके क्या करना, आप लोग भी एक बार क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन क्या है, कैसा, या दिए होगी तो घर जाके उसको फिर से बनाना। मिल रहा है पॉइंट नंबर 1671 में। ठीक, पॉइंट नंबर 1671 में फिर से लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में आपको बताया था यहाँ आंसर है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालो। पॉइंट नंबर 682, पॉइंट नंबर 682। ठीक, निकाला पॉइंट नंबर 682। ये लिखा है ऊपर में, क्या लिखा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q1 is equal to Q2, A1 V1 is equal to A2 V2। पॉइंट नंबर 682, पॉइंट नंबर 682। ठीक, ढूंढो। फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट क्लास में करवाया है, क्रैश कोर्स बैच में ही करवाया। ठीक, डिटेल्ड बैच आपको समझदारी देता है और क्रैश कोर्स बैच रिवीजन देता है, इससे हर बैच की अपनी इंपॉर्टेंस है, करना जरूरी है। नॉन टेक के पार्ट में गेन किया है, अगले पेपर में नॉन टेक को ही टफ कर देगा, बट आपको प्रिपेयर रहना। समझ में आ रहा है? ठीक, तो नॉन टेक कल शाम से बैच स्टार्ट होगा, छत्तीसगढ़ पानी सर पढ़ाएंगे। ये आ गया आपका, निकालो पॉइंट नंबर 682। मिला किसी को मिल गया? खोजो कॉपी में। फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, मैं भी देख लेती हूँ मेरे नोट्स में। पॉइंट नंबर 682 जी हाँ है यहाँ पर। ये देखो, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का पूरा शीट बनवाया था, मिल गया आपको फ्लो चार्ट। उसी में आगे लिखा है एक जगह पे कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने क्या लिखा है यहाँ, A1 V1 is equal to A2 V2। यहाँ पर क्या दिया है, A1 V1 नहीं है, A1 V1 नहीं है, A1 V1 नहीं है, तो आंसर ये होगा। रो 1 रो 2 किस केस में लेते हैं, जब डेंसिटी अलग अलग होती है तो आंसर क्रैक हो जाता है। आप रो 1 रो 2 को भी छोड़ देते तो A1 V1 से क्रैक हो जाता। आंसर क्या आता है इसका, सी। किसी को मिला ये पॉइंट कॉपी में? ठीक, चल अगला चलते हैं। मेरे को 2-3 लोग भी बोल देंगे, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट करूं। अब ये वाला, ठीक, करिएज वे का विड्थ बार ये आ रहा था कि 1 लेन का कितना था, सिंगल लेन का 3.75, मल्टी लेन में इंटरमीडिएट लेन कितना होता है 5.5, 3.5 वाला बताया। उसके बाद फिर विदाउट रेज्ड कर्व कितना बताया है 7, विद रेज्ड कर्व कितना बताया 7.5। पॉइंट नंबर 628 ढूंढो कॉपी में। पॉइंट नंबर 628 विड्थ ऑफ करिएज वे एज पर IRC क्वेश्चन नंबर 76। पॉइंट नंबर क्या है 628 लिखा है, विद रेज्ड कर्व 7.5 मीटर। खोजो कॉपी में। 628 मिल गया? ठीक, मिल गया? हाथ उठाओ, मिल गया कितने लोग को? चलो चलते हैं अब नेक्स्ट। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपको हाईलाइट पढ़ाया है और बोला है कि बार ये कैम्बर का क्या पूछना है, टेबल पूछना है। आपका नीचे से इसको टेबल को पढ़ना है 25, 33, 33, 40, 40, 50, 50, 60। क्या पूछा, सीसी रोड हैवी रेनफॉल 1 इन कितना आएगा 50। और ये है आपका पॉइंट नंबर, यहाँ लिखा होगा पॉइंट नंबर 627। खोजो पॉइंट नंबर 627 मिला। पॉइंट नंबर 627, पॉइंट नंबर 627 में 1/25 पूरा टेबल दिया। पॉइंट नंबर 627 टेबल बना है कैम्बर का, कैम्बर को पूछता है। ठीक, कैम्बर को पूछता है पॉइंट नंबर 627। मिल गया? 3-4 लोग को मिल गया। चलो अब प्रोसीड करते हैं आगे। इसका आंसर क्या आएगा 1/50। और मैंने ये भी बोला है कि जब भी टेबल वाला क्वेश्चन देता है तो आप टेबल को पूरा बनाएगा, नहीं तो गड़बड़ी क्या होगी। अब 1/60 भी लग रहा था आंसर, 1/50 भी लग रहा था, 40 भी लग रहा था, तो क्या है? ठीक, तो ये गड़बड़ी होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया था, ये पढ़ाया है क्या
नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है, ठीक, क्या पढ़ाया है, नेटवर्क रूल। मैंने सीपीएम कोर्स में आपको जो शीट दिया था उसमें नेटवर्क रूल पढ़ाया था कि कोई एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक पीछे वाली एक्टिविटी कंप्लीट ना हो। और ये मैंने लगाया भी है, शीट नंबर 27 आपका नेटवर्क रूल पेज नंबर नेटवर्क रूल शीट नंबर 27 में पॉइंट नंबर 1 से 9, जिसमें दूसरे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन जाता है। शीट नंबर 27 नेटवर्क रूल का शीट था, ये देखो इस टाइप का बना होगा, इसमें बहुत सारे, ठीक। नेटवर्क रूल में लिखा है an event cannot occur unless all the precedent activities are completed। अब इसमें क्या बोला, 4-5 कब स्टार्ट होगा, ये 4-5 तब स्टार्ट होगा जब ये 2-4 हो जाए, 2-4 के बाद ये 2-3 के बाद क्या है 3-4, तो इसको कंप्लीट होना जरूरी है और इसको कंप्लीट होना जरूरी है, तभी कहाँ पहुंचोगे आप 4 तक। और इससे अगर डायरेक्ट पहुंचे तो 5-6 में पहुंच गए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए 4-5, ठीक। तो आंसर आएगा 2-4 एंड 3-4, आंसर आ जाएगा इसका सी। क्रैक करना इजी था। नेटवर्क रूल में बात किया था, नेटवर्क रूल आपको क्लास में करवाया। मिला किसी को ये शीट में, मिल गया है, ठीक। नेटवर्क रूल में ये शीट में मिला। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन रेनॉल्ड नंबर। लेमिनार फ्लो में ये बताया भी है, ये एक बार ऐसी उसके पेपर में भी यही किया था। लेमिनार फ्लो बोल के 2000 ना देके 2500 डेटा लिया था। इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव। सीएसबी बैच में 603 नंबर का पॉइंट, क्रैश कोर्स में पॉइंट वाइज इसीलिए लिखवा था ताकि क्रॉस वेरीफाई कर सके। 603 में देखो पूरा टेबल लिखवाया था आपको मैंने, ठीक। 603 में टेबल लिखवाया था फॉर लेमिनार फ्लो। ये किसकी वैल्यू है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 पाइप फ्लो के लिए। मिला क्या, मिल गया कॉपी में, ठीक। तो कॉपी में ये 600 क्या लिखवाया 603 नंबर का पॉइंट है, ये 2000 आता, बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया था इक्वल टू 2500 नहीं होगा, लेस देन 2000 होता है, 4000 नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव। समझ में आ रहा है, ठीक। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 311 निकालो कॉपी में, ठीक। छोटी छोटी चीजें पढ़ाते हैं, ये क्यों पढ़ाते हैं आपको देखो कैसे होता है। आपको बोला द केमिकल दैट इज फाउंड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर इवेपोरेशन इनहिबिटर। अब जिसको इनहिबिटर का मतलब नहीं पता, आपके जेईई के पेपर में एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक। मान लो मेरे को इनहिबिटर का मतलब नहीं पता, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कौन सा रसायन वाष्पीकरण अवरोधक, मतलब इवेपोरेशन को क्या करेगा, रोकेगा। तो आपको लिखा है सिटाइल अल्कोहल, स्टाइरिल अल्कोहल, हेक्साडिकेनॉल और क्या लिखा है तो ऑक्टाडिकेनॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिटाइल अल्कोहल। पॉइंट नंबर 311 मिला है कॉपी में, ठीक। मिल गया किसी को पॉइंट नंबर 311। अब ये देखो लिखा है रिडक्शन ऑफ इवेपोरेशन लॉस, रिडक्शन इन सरफेस एरिया, केमिकल में सिटाइल अल्कोहल, हेक्साडिकेनॉल, स्टाइरिल अल्कोहल, ऑक्टाडिकेनॉल। एग्जामिनर ने टफनेस को भी नहीं दी, ठीक। इजी टर्म को पूछ दिया, मेरे को ऑप्शन मिलता तो हेक्साडिकेनॉल लिख देती या ऑक्टाडिकेनॉल लिख देती, थोड़ा और कठिन दिखता, ठीक। तो उसने ऑप्शन को भी टफ नहीं किया है बहुत ज्यादा, जहां करना था 2-4 क्वेश्चन में किया, बाकी छोड़ दो तो 70 क्वेश्चन एकदम इजीली अटेम्प्टेबल थे। चल अब चलते, मिल गया नहीं वाला क्वेश्चन सबको। चल सबसे ज्यादा ड्यूटी किसकी होती है, सब इंजीनियर। तो ड्यूटी इज लार्जेस्ट एट फील्ड। कितने बार इस चीज को समझाया डायग्राम बना के, वही तो पूछा है। द ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। क्रैश कोर्स पॉइंट नंबर 348 निकालो, ये पॉइंट दिखेगा आपको, ये पूरा डायग्राम बनाया है। पॉइंट नंबर 348, ठीक। 348 में लिखा है ड्यूटी इज मैक्सिमम एट फील्ड चैनल या आउटलेट पॉइंट, इसमें से फील्ड लिखा है, आंसर क्या आएगा फील्ड। मिला किसी को, मिल गया ये पॉइंट, ठीक। पीछे भी मिल रहा है 2-4 लोग को, मतलब सही चल रहा है हम, ठीक। कितना आ जाएगा 348, क्लियर है, ठीक। तो ड्यूटी मैक्सिमम कहाँ पर होता है, फील्ड पे। अब इसमें मेन कैनाल दिया है, सेम प्लेसेस दिया है, ये सब दुनिया भर
कोई मतलब नहीं है, फील्ड में ड्यूटी करोगे सब इंजीनियर, सबसे ज्यादा ड्यूटी आप ही को करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने 2400 लगाया तो दावा पत्ती मत लगाना। इसमें आपको बोला आरसीसी का वजन, किसका बोला है? वेट ऑफ आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी का होता है 2400, आरसीसी का होता है 2500। नहीं दिया है ऑप्शन, 2400 लगाए। अब कोई 78-50 मार्क के आया तो मेरी गलती नहीं। ठीक, स्टील पूछा रहता तो इसको लगा भाई 2500 के पास में 2400 दिख रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी, ये मैंने लिखा है, अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ये। और पॉइंट नंबर आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर क्यों नहीं लिखा है? फिर पॉइंट नंबर रुको, मेरी कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 65 पॉइंट नंबर। आपको इसको जब मैं न्यूमेरिकल करवा रही थी एसएससी वाला मैंने पॉइंट नंबर नहीं लिखा। एसएससी वाला जब न्यूमेरिकल करवा रही थी तो उस टाइम पे मैंने आपको ये पूरे वेट्स को लिखवाया था एक साथ। ठीक, खोजो एसएससी वाले न्यूमेरिकल के आसपास पूरा यूनिट वेट करवाया। तो ये दिवाली के पहले का बात है जब आपका एसएससी का पेपर होने वाला था। ठीक, हाँ ये मेरे को मिल गया। ये है आपका, ये है 6 अक्टूबर के आसपास, शीट नंबर 22 के बाद का है। शीट नंबर 22 पेंट वाला शीट दिया था आपको, उसके बाद ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रही थी एसएससी जे। उसमें यूनिट वेट वाला एक पॉइंट आया था यहाँ पर जिसमें सारे के यूनिट वेट लिखे हुए थे। ये वहीं से लिया हुआ क्वेश्चन है। 2400 आंसर गलत है, आंसर कितना आता? 2500। मत लगाना इसमें ऑब्जेक्शन, 2400 लगा के आए मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, एसएससी जेईई क्वेश्चन लिख दिया 1440 1680 19 भी जो याद बार बार करवा रही थी मैं। 2400 2500 एग्जामिनर ने इजी दे दिया, मेरे को ऑप्शन मिलता तो मैं स्नरी पूछ लेती ताकि थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता। ठीक, बट इजी पूछ लिया। आगे फिर से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आ गया, वही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। अगला सेपरेशन, ये तो टेस्ट में भी आया है, क्लास में भी आया करवाया, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, ठीक, क्रेजीनेस, ये सब करवाया। पॉइंट नंबर 594 खोजो कॉपी में, पॉइंट नंबर 594 सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रेश कंक्रीट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। ठीक, अभी पेपर के बाद कई लोग थ्योरी देंगे कि एसएससी का पूरा उठा दिया था, गुप्ता एंड गुप्ता का पूरा उठा दिया था, फलाना का पूरा उठा दिया था। जहां से भी उठे, तैयारी अगर आपकी नहीं है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे महापुरुष लोग अपने अपनी थ्योरी देंगे, एक दिन पहले पढ़ लिया होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं तो सिर्फ 3 दिन पहले पढ़ के गया था, ऐसा वैसा दुनिया मिलता। देखो आपको अपने आप को आकलन करना है कि मेरा पैटर्न क्या है। मेरा पैटर्न ये है कि मैं जब तक डिटेल नहीं पढ़ूंगी मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकती, और मेरे को लगता है हर स्टूडेंट का पैटर्न यही होना चाहिए। तो तैयारी करने वाला जब तक वो नहीं पढ़ेगा वो ऑप्शन कैसे क्रैक करेगा, और कर भी लिया तो याद नहीं रख सकता। ठीक, तो अपने पैटर्न को समझो और उस पर काम करो। भी नई नई थ्योरीज आएंगी, नए नए कटअप, किसी का 101 नंबर भी जाएगा। ठीक, ऐसे बच्चे भी हैं कि मैं तो पूरे 100 में 100 बना के आया मैडम, 101 नंबर आ रहा है मेरा करके। ठीक, तो आप एनालिसिस जो करते हो, कई लोग देखना क्या नंबर बताएंगे 97.33। अब 0.33 में आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग कितना है 1/4 है, तो ये 0.25 के डेसिमल में ही आएगा आंसर। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, तो इसलिए आज से अभी पेपर को आज जाके देख लेना, जो मैं एफबी में डालूंगी इसको, और उसके बाद पेपर को साइड कर देना और अपना फिर से प्रिपरेशन को शुरू कर देना। ठीक, तो यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्लीडिंग मिला गया, पॉइंट नंबर 594 मिल गया। ठीक, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, ये सब अलग अलग पॉइंट पढ़ाया। ठीक, उसके बाद चलते हैं, लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। कंक्रीट के फ्रेश सरफेस से जो पानी का रिमूव होना, निकालना या निकल जाना, इज कॉल्ड ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन शीट नंबर 10 का पॉइंट नंबर 48। आपको मैंने एनवायरनमेंट का शीट दिया, उसमें ये सब डायग्राम बना के दिया। ठीक, डायग्राम मिल गया है। ठीक, पाइप्स का डायग्राम था, नेटवर्क का, इसमें ग्रिड आयरन सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है, डेड एंड सिस्टम है,
डायग्राम्स दिए थे और डायग्राम में एक लिखा था डेड एंड सिस्टम इज सूटेड फॉर ओल्ड सिटी। और इसमें मैं एग्जांपल जनरली देती हूँ, जैसे यहाँ का आपका सनिचरी वाला मार्केट एरिया चले जाओ, या रायपुर का छोटा पारा वाला एरिया, या जो अंदर वाला एरिया बस्ती वाला एरिया उसमें चले, पुरानी बस्ती वाला एरिया, तो पूरा हैजार्ड मैनर। अब कल एक स्टूडेंट आया था डिस्कस करते हुए, बोला कि मेरे को हैजार्ड क्लिक नहीं कर रहा था मैडम कि इसका मीनिंग क्या है। तो उसने क्या किया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन को देखा। जेईई के पेपर में बहुत बड़ा बेनिफिट हमारा हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कि अव्यवस्थित रूप से विकसित होने वाले शहर के लिए वितरण प्रणाली का उपयुक्त अभिन्यास क्या होगा। अव्यवस्थित मतलब जिसको व्यवस्थित नहीं कर सकते मतलब कौन सा सिस्टम लगाओगे, डेड एंड सिस्टम। मिला पॉइंट नंबर, शीट नंबर 10 में 48वां मिल गया है। ठीक, चलो अब अगला आते हैं क्वेश्चन। ठीक, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 307 निकालो। ये क्वेश्चन मेरे को भी याद नहीं था, कल ढूंढते फिर मिल गया कि आपको ये तो पढ़ाया है। 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज लगाओगे तो 5200 स्क्वायर किलोमीटर में कितना, तो आंसर आएगा 10। पॉइंट नंबर 307 वो जो कॉपी में मिल गया है। रेन गेज की संख्या लिखवाया है 130 से 260, 260 से 390, 390 से 520, ऐसा करके कुछ रेंज होगा। दिखाओ कॉपी में रेंज क्या लिखा है आपका, रेंज लिखा है, पहला लिखा है 130 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा लिखा है 260 से 390 और तीसरा लिखा है 520 किलोमीटर स्क्वायर। 520 पे आपका 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज था, तो 5200 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 5200 बटे 520 इंटू एक रेन गेज, कितना आ गया ये 10 रेन गेज। सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था जिसमें कंसेप्ट लगा रेन गेज का। मिल गया है पॉइंट, ठीक, इस स्टूडेंट की कॉपी में मिल गया। बाकी खोजो पॉइंट नंबर 307। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफ का प्लॉट बता दिया है। ठीक, लेसीमीटर पढ़ाया है कि नहीं, लेसीमीटर ये भी बार बार दिखा। पॉइंट नंबर 313 ढूंढिए कॉपी में, पॉइंट नंबर 313। ठीक, पॉइंट नंबर 313। नए बैच वाले बच्चे हड़बड़ाओ मत, डिस्कशन नहीं, तुम लोग का पेपर होगा तो यही सब करवाऊंगी मैं। ठीक, ध्यान से देखते जाओ, बातचीत नहीं है कॉपी में, आजू बाजू में ही दिख रहा है, यहाँ पर देखो मेरी कॉपी में सब लिखा है। क्या लिखा है, लेसीमीटर। लेसीमीटर का काम क्या है, इवैपो ट्रांसपिरेशन। आपका इवैपोरेशन का लिखवाया है, ट्रांसपिरेशन का लिखवाया है, इवैपो ट्रांसपिरेशन का भी लिखवाया है। ठीक, आंसर आया लेसीमीटर। मिला है इस पॉइंट पे 313 के आसपास मिल गया है। ठीक, चलो चलते हैं। ये लिखा है इवैपो ट्रांसपिरेशन कंजम्पटिव यूज मेजरमेंट टेक्निक लेसीमीटर पेन में ब्लैनिक रेडर। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, सेट भी चल रहा है। अब उसके बाद मिनिमम परसेंट ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। ठीक, कल जब सॉल्व कर रहे थे तो मेरे को बार बार आयरन ऑक्साइड याद आ रहा था। ठीक, फिर उसके बाद टेबल देखा मैंने कॉपी में, तो टेबल में तो सीक्वेंस के वाइज लिखवाया है आपको। क्या लिखवाया है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड और क्या लिखवाया, मैग्नीशियम। और इसको लिखा भी मैं बोला लिखा कि पूरा वेट के हिसाब से सीक्वेंस है। आपका परसेंटेज नहीं पूछा, मैक्सिमम नहीं पूछा, सेकंड मैक्सिमम नहीं पूछा, क्या पूछ लिया, मिनिमम। अब इस पेपर में कई लोगों को आयरन ऑक्साइड कंफ्यूज किया, तो सीक्वेंस में आपको आयरन ऑक्साइड को मैग्नीशियम से ऊपर लिखवाना है। आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। ये कौन से पॉइंट नंबर पे है, आपका शीट नंबर 12 खोजो, सीमेंट वाला खोजो कॉपी में, शीट नंबर 12, शीट नंबर 12। ठीक, शीट नंबर 12 में सीमेंट का कंपोजिशन लिखवाया था, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट प्रिंटेड शीट का मिल गया है। ठीक, ये मिल गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका किसका पार्ट, ये हो गया आपका सीमेंट का पार्ट। ठीक, क्लियर है सबको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं पढ़ देती हूँ इसको। ठीक, सॉइल जिसका प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर है किससे, लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर किससे है, लिक्विड लिमिट। तो IP की वैल्यू क्या आती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर ये ज्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दो डेटा आपको बताया जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक है
ग्रुप इंडेक्स और एक है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर कैलकुलेशन से नेगेटिव आया भी तो भी रिपोर्ट क्या करेंगे इसको 0। पॉइंट नंबर 427, पॉइंट नंबर 427 में डेफिनेशन लिखवाया है। और कहीं आगे जब ग्रुप इंडेक्स में बता रही थी तो वहां पर ये चीज बोला था कि दो चीजें हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और नेगेटिव आया तो भी आंसर क्या लिखेंगे 0। पहला है ग्रुप इंडेक्स और दूसरा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक, क्लियर है सबको? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मूला यहाँ पर था, इससे निकालते तो आपको वैल्यू क्या मिलता नेगेटिव, क्योंकि ये छोटा था ये बड़ा था, ये बड़ा था, नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव तो लिखते नहीं है आईपी को, तो आईपी को क्या लिखते हैं हम 0। तो रिपोर्ट इट एज 0 और ग्रुप इंडेक्स पर आया तो वहां पर ये चीज लिख पाया। फिर से ये सिटाइल वगैरह आ गया। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a process of temporary adjustment of theodolite? ये पॉइंट पढ़ाया है क्या? पढ़ाया है। ठीक, मेरे को पता है आप लोगों को थोड़ा भूले भूले लगता है, इसलिए पॉइंट नंबर लिखा है बाजू में। क्या लिखा है 510। क्रैश कोर्स की कॉपी में 510वें नंबर का पॉइंट निकालो। थियोडोलाइट का टेम्पररी एडजस्टमेंट मिल गया? मिला पॉइंट किसी को? कितने लोग को मिल गया है पॉइंट नंबर थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट? ये लिखा है सेटिंग, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स और क्या लिखा है फोकसिंग। अब इधर देखते हैं। सेंटरिंग लिखा है, सेटिंग में आ जाएगा। लेवलिंग, फोकसिंग, ये तीन चीज आ गया। अलाइनमेंट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को अलाइन करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, वो प्लेन टेबल में काम करते हैं क्योंकि शीट को वैसा बनाना पड़ता है, इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कौन सा सर्वे है थियोडोलाइट, तो आंसर क्या आएगा इसका डी। खोजो 510वें पॉइंट पे मिल गया है। ठीक, चलो 510वें पॉइंट पे मिल गया, मतलब ये करेक्ट है। क्लियर है? ठीक, इसमें एलिमिनेशन से बनाते तो हो जाता, बाकी तीन एकदम क्लियर था। थियोडोलाइट में नॉर्थ का क्या करेंगे, जहां से भी ये नापे, बाद में जब हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे घर जाके तो चार्ट में नॉर्थ दिखाएं, यहाँ पर सर्वे में नॉर्थ दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक, अगला आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन। ये पढ़ाया है कि क्वेश्चन पढ़ाया है? कहाँ पढ़ाया है? अब्राम्स लॉ। अब्राम्स लॉ पढ़ाया है 984/s की पावर x, 984/x की पावर x। x क्या होता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, और इधर क्या लिखा s को स्ट्रेंथ लिखा। तो ये है आपका क्रैश कोर्स की कॉपी में। पॉइंट नंबर क्या लिखा है मैं देख लेती हूँ। ठीक, पॉइंट नंबर 1244 रिलेट कैसे किया देखो आप, स्टूडेंट एकदम तुरंत गड़बड़ाएगा कि सीमेंट पे डिपेंड करता है करके। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन वाटर सीमेंट रेशियो। पॉइंट नंबर 1244, पॉइंट नंबर 1244 लिखा है फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट लिखा सीमेंट कंक्रीट, ये लिखा है PS का स्ट्रेंथ है, और X को क्या लिखा है वाटर सीमेंट रेशियो। किस पे डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो। मिल गया है? मिला है? ठीक, चलो मिल गया तो ये वाला पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आओ। Which of the following equipment is most suitable to excavate earth from a lower level? अब लोअर लेवल यानी बिलो ग्राउंड लेवल बोल सकता है, अंडर वाटर नहीं बोला है। अंडर वाटर में क्या आएगा ड्रेज लाइन। ठीक, रॉक में बोलता तो पावर शवल, एलिमिनेट करते तो भी बन जाता बैकहोल, और नहीं एलिमिनेट करना तो यहाँ प्रूफ देखो। आपको शीट नंबर दिया था नवंबर में, 9 नवंबर, मतलब ये दिवाली की छुट्टी जो मनाने गए उनको नहीं बना होगा ये वाला। ठीक, प्रायर छुट्टी मनाने के लिए चले गए थे कई लोग, तो लिखा है बैकहो आल्सो नोन एज बैकशोल एंड पावर शवल, इट इज यूज्ड टू एक्सकेवेट बिलो नेचुरल सरफेस। आपको ये मशीनरी वाला पूरा एक शीट दिया था मैंने। ठीक, मशीनरी वाला पूरा एक शीट दिया था, मैं बता रही हूँ किस दिन दिया था ताकि आपको ये मिल जाए। मशीनरी वाला शीट 9th मतलब नेक्स्ट कॉपी में आएगा, कॉपी में खोजो इसको। ये है आपका शीट नंबर क्या लिखा है 14 40, शीट नंबर 40, वर्क शीट नंबर 40। खोजो वर्क शीट नंबर 40 में
दिख रहा है क्या? वर्कशीट नंबर 40, वर्कशीट नंबर 40, ठीक, वर्कशीट नंबर 40 क्यों नहीं है? ठीक, यहाँ पर है, ये किसी दूसरी जगह में। हाँ, ये देखो, ये सब ये डायग्राम वाला शीट दिया, बुलडोजर, क्लैम्पशेल, ये सब बना हुआ था। इसी में लिखा हुआ है ऊपर पे बैकहो, और वहां पर लिखा भी है, मैंने बोला था कि डेफिनेशन और जो जो पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पूरा देख के जाना है। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सकेवेट बिलो द नेचुरल सरफेस एट लोअर लेवल बोला है। आंसर क्या आएगा इसका? बैकहो। पॉइंट मिल गया ये सबको? ठीक, मिल गया है। चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, वाटरशेड कैनाल। कैनाल आपके टेस्ट में आया था, क्रैश कोर्स में भी पढ़ा है। वाटरशेड या रिच कैनाल, दूसरा होता है कंटूर कैनाल, और तीसरा एक और नाम क्या मैं भूल गई थी, तो वो कैनाल है। अब इसमें लिखा है पॉइंट नंबर, कौन सा लिखा है? पॉइंट नंबर 97 नहीं है ये, इसके पहले एक और नाम था। ठीक, मैं शीट में देख लेती हूँ। पॉइंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखते बस जाओ। पॉइंट नंबर 1597, 1597, पॉइंट नंबर 1597, खोजो कॉपी में, खोजो पॉइंट नंबर 1597, अलाइनमेंट एंड टाइप ऑफ कैनाल। मिला क्या ये पॉइंट? ठीक, क्या लिखा है? वाटरशेड और रिच कैनाल, कैनाल which runs along the natural water or ridge line is called watershed or ridge canal. CD work is not required. क्या है इसमें? Avoids cross drainage work. इसमें ऑप्शन क्या लेंगे? Avoids cross drainage work. क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है ये? मिल गया ये पॉइंट? चलो, मिल रहा है कि नहीं? ऐसे डर में हाँ मत बोलो। ठीक, अगर आपको मिल रहा है कॉपी में, अगर पढ़ा है तो हाँ बोलो, नहीं तो बोलो नहीं दिख रहा है मैडम, नहीं पढ़ा है करके। ठीक, चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिमूव सरप्लस वाटर। बार बार मैं ये लाइन बोलती थी कि कैनाल का सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? कैनाल एस्केप। पॉइंट नंबर 1599, 97 देखा ना, वहां पर 99 खोजो, 97 के नीचे आ जाएगा 99। कैनाल फाल भी पढ़ाया है, एक अलग सी चीज है। कैनाल एस्केप भी पढ़ाया है। मिल रहा है कैनाल एस्केप। सेफ्टी वॉल्व डैम का कौन होता है? स्पिलवे। और कैनाल का कौन होता है? कैनाल एस्केप। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? कैनाल एस्केप। क्लियर है? ठीक, सरप्लस वाटर, एक्स्ट्रा पानी को निकालने का काम कौन करेगा? कैनाल एस्केप। पॉइंट नंबर 1599 कितने लोग को मिल गया? हाथ उठाओ, कितने लोग को मिल गया? पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग को मिल गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट ये देखो लिखा हुआ है नोट्स में, यहाँ पर बस थोड़ा ही क्वेश्चन और बचा। द कैनाल एस्केप, सेफ्टी वॉल्व ऑफ कैनाल टू रिमूव सरप्लस वाटर। एग्जैक्टली सेंटेंस भी वही लिखा है, वर्ड्स भी वही है। क्या लिखा है? टू रिमूव सरप्लस वाटर, इसको क्या बोलते हैं? कैनाल एस्केप। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 83। क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 16 निकालो पॉइंट नंबर 16। अलाउेबल बियरिंग प्रेशर ऑन सॉइल। बियरिंग प्रेशर ऑन सॉइल किन कंसीडरेशन से निकालते हैं? शियर, फेलियर एंड सेटलमेंट, ये दोनों बताएं। दोनों में से फिर जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके हिसाब से क्या करते हैं? फिर डिजाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 16 मिल रहा है क्या? जहाँ पर बहुत सारे प्रेशर्स वगैरह का डेफिनेशन लिखा है। ग्रॉस बियरिंग प्रेशर, नेट बियरिंग प्रेशर, डेफिनेशन भी होगा कॉपी में। ढूंढो, मिल गया? ठीक, मिल गया। वहां पर डेफिनेशन लिखवाया है, और ये दोनों को लिखवा के व्हिचएवर इज लेस भी लिखवाया है। शेयर और सेटलमेंट से जो मिलेगा व्हिचएवर इज लेस। आंसर क्या आएगा इसका? सी। पॉइंट नंबर 16। क्लियर है? ठीक, चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लो, ये स्टूडेंट की कॉपी में जो लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा है? bearing capacity, failure criteria in foundation are shear failure and settlement. Exactly, shear and settlement. Words भी change नहीं है, समझ रहे हो? इतना डायरेक्ट पेपर मिल गया है आप लोग को। अगला नेक्स्ट देखते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट। पॉइंट नंबर 1675। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या बोलते हैं? C2S,
ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करता है, जेनरेट करता है। पॉइंट नंबर क्या लिखा है, 1675। खोजो। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C2H, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। 1675। ठीक, मिल रहा है सबको, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये क्या करेगा, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रेट्स रैपिडली, नहीं ये हाइड्रेट नहीं, लेटर एज पे काम करता है। हार्डन्स रैपिडली, उसके लिए भी ये काम नहीं करता। रिएक्ट्स विद वाटर ओनली, तो वाटर के साथ अकेले नहीं करे, ये पहले अपना केमिकल कंपाउंड बना रहा है C2H, तो आंसर क्या आएगा बी। इसको एलिमिनेशन से बनाते तो भी बन जाता। 1675 मिल रहा है कॉपी में, ठीक, 1675। चलो अगला कैडेस्ट्रल सर्वे, ये तो बताया है आपको। पटवारी क्या करता है, यही तो करता है, कैडेस्ट्रल सर्वे करता है। ठीक, क्या लिखा, विच सर्वे टू कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन, लैंड सर्वे, सॉरी लैंड लाइन को जो बॉर्डर को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं आपका, कैडेस्ट्रल। पॉइंट नंबर 4, मतलब शुरुआती दिनों में जो पढ़ा था हमने CSCB के जेई का क्रैश कोर्स शुरू किया था, उसमें चौथे नंबर के पॉइंट में लिखा है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक, कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिकल, ठीक, सिटी लैंड सर्वे, ये नाम का कोई चीज नहीं होता, कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। ये लिखा है भूकर सर्वे। भूकर, पहले अपनी प्रॉपर्टी फिक्स होगी, प्रॉपर्टी के हिसाब से नक्शा खसरा बनेगा, फिर वो जाएगा आपका निगम में, निगम के हिसाब से फिर आपको प्रॉपर्टी टैक्स डिफाइन होता है, तो क्या आ जाएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे और मैप विच इज prepared for an area of boundary land property, या प्रॉपर्टी लैंड या प्रॉपर्टी लाइन is called cadastral survey। मिल गया चौथे नंबर के पॉइंट पे। चलो अगला नेक्स्ट, ये भी 3-4 बार दिखा मेरे को फॉर्मूला। ठीक, आपका सीपेज वेलोसिटी निकालना था, पॉइंट नंबर 109 निकालो। पॉइंट नंबर 109, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ये क्या दिया है, वॉइड रेशियो। तो पहले वॉइड रेशियो से क्या निकालेंगे, वॉइड रेशियो से निकालेंगे पोरोसिटी। तो n इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 बाय 1.5। सब्स्टिट्यूट करो, भी कितना है, 5 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा आपका 15। सिंपल सा गणित था, कैलसी भी नहीं जरूरत था। ठीक, आ जाएगा पॉइंट नंबर 109। मिल गया क्या, फॉर्मूला मिल गया। सीपेज वेलोसिटी 2-3 बार और मिला है मेरे को। पॉइंट नंबर मैंने, हाँ एक मिला, पॉइंट नंबर 71। खोजो पॉइंट नंबर 71 में, पॉइंट नंबर 71 आपकी कॉपी में है। पॉइंट नंबर 71 मिला क्या, वहां पर सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखा है पॉइंट नंबर 71। 71 ढूंढो, किसी को मिल गया तो बताओ। पॉइंट नंबर 71 में कॉपी में देख लेती हूँ। ठीक, पॉइंट नंबर इनिशियल पॉइंट यानी कॉपी नंबर 1 पे बात कर रहा है, 71 पे बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ लिखा तो है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। मिल गया सबको। ठीक, तो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन 2-2 पॉइंट में बार बार रिपीट किया। कई बार पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, आपको लगता है कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बोर लग रहा है। तो बोर लग रहा है तो ऐसे तो बोर पूछता है पेपर में। ठीक, तो ये आ गया सीपेज वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन, ये तो पढ़ाया है, एग्जैक्टली यही आंसर लिखवाया है। ठीक, क्या बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन निकालो। 147 पॉइंट ये 3-4 जगह दिखा है। ठीक, ये लिखा है 147 बुक वैल्यू, इट इज द अमाउंट शोन इन इतना इतना इतना। फॉर्मूला देखो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर ईयर, फॉर्मूला एग्जैक्टली यहाँ पर दिया। पॉइंट नंबर 147 को जो मिल गया। ठीक, मिल गया, इधर नहीं मिल रहा है क्या बाकी लोग को, देखो सेटिंग नहीं है वो 3-4 बच्चों के साथ मेरा कि उनकी कॉपी में मिल जाएगा। ठीक, मिल रहा है तो ढूंढो आपकी कॉपी में, +-5-20 का नंबर होगा। ठीक, किसी ने 20वें नंबर पे लिखा होगा, किसी का 32 नंबर पे होगा, बट पॉइंट कॉपी का ही है।
बुक वैल्यू क्या लिखा है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्रैश कोर्स बैच का। अगला लेते हैं, नेक्स्ट आ गया ये कंपेंसेटेड ग्रेड। कंपेंसेटेड ग्रेड का कंसेप्ट बताया है पॉइंट नंबर 1743 में, और न्यूमेरिकल एक करवाया था। ये न्यूमेरिकल में डेटा बस चेंज कर दिया, बनेगा ऐसा ही। आंसर कितना आया है, 5%। निकालो 1743। 1743 मतलब क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे ये वाला क्वेश्चन आया था। लास्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चंस बस करवा रही थी, ठीक, पुराने पेपर्स को लेके, चाहे सीएसईबी का पेपर हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे एसएससी अदर स्टेट का, ठीक, तो उसमें ये क्वेश्चन मिला था सीएसईबी का जेई का पेपर करवाया था आपको। 1743 मिला क्या किसी को? खोजो, ढूंढो अपनी कॉपी में, ढूंढो। 27 नवंबर मतलब दिवाली के बाद हमने ये क्वेश्चंस को करना शुरू किया था। सीएसईबी जे मतलब जब क्रैश कोर्स बैच एंड हो रहा था, मिल गया। फिर उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था, ग्रेडियंट दिया था, ठीक, ग्रेडियंट इसमें भी दिया है, रेडियस दिया है, और बोला है कंपेंसेटेड ग्रेड कितना होगा। क्या पूछा है? कंपेंसेटेड ग्रेडियंट। तो ये सीजी निकालना था, कितना हो रहा था, 5%। कंसेप्ट वही, सिर्फ डेटा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमारा जी का वैल्यू कितना दे दिया, यहाँ पर कितना दिया है, जी का वैल्यू 6% दिया, बट रेडियस का वैल्यू कितना दे दिया, 75, इसलिए दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो करके। तो आंसर कितना आ गया उसमें, 5%। लिख लो पॉइंट नंबर 1743 का 8वां क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1743 जब सीएसईबी जेई का पेपर कर रहे थे तो उसका 8th क्वेश्चन, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो ब्रिक बता दिया ना, क्रशिंग स्टैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट लो कंटूर इंटरवल। कंटूर भी पूरा उठा के पूछा है। पॉइंट शीट नंबर 5, पॉइंट नंबर 42, शीट नंबर 5 निकालो। वर्कशीट के ऊपर मैं नंबरिंग भी करवा रही थी आपको स्टार्टिंग से। शीट नंबर 5 निकालिए कॉपी में, ठीक, निकालो कॉपी में। शीट नंबर 5 सर्वे का है। सर्वे का ही देखो ऐसा करके पूरा ग्राफ बना हुआ था, सर्वे का ही शीट था आपका। कर्व वाला जो पॉइंट बना हुआ है उसको निकालो। उसी में देखो 42 नंबर का पॉइंट लिखा है, ये बाजू दिखाते हैं, ठीक। 42 नंबर का कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर। क्या लिखवाया, कंटूर इंटरवल इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर या सक्सेसिव कंटूर लाइन। क्या आ जाएगा, कंटूर इंटरवल। समझ में आ रहा है, ठीक। पॉइंट नंबर मिल गया कॉपी में। चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पोरोसिटी दिया है, वॉइड रेशियो पूछ रहा है। पॉइंट नंबर 187, 187 निकालो। पॉइंट नंबर 187। एक मिनट, 187 निकालने से पहले अभी जो सर्वे वाला शीट निकाला था वो निकालो वापस। सर्वे वाला जो शीट निकाला था, शीट नंबर 5, उसमें 46वें नंबर का पॉइंट देखो, नीचे में क्या लिखा है, फॉर एनालिटिक लेंस k इज इक्वल टू 100, c इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0। k क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और c क्या है, एडिटिव कांस्टेंट। ये पूछा है, ये आगे आएगा, दिख गया करके फिर मैंने बता दिया, ठीक। चलो पॉइंट नंबर 187 निकालो। अटेंडेंस किसका बचा है, पॉइंट नंबर 187 निकालिए। 187 आपका वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशन बताया है, इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e। मिल गया कॉपी में, ठीक। चलते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग फॉर रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर का क्लीनिंग पीरियड होता है 1 से 3 दिन। आपको एनवायरनमेंट का वर्कशीट दिया था क्रैश कोर्स में, शीट नंबर 8। वहां पर आरएसएफ और एसएसएफ का डिफरेंस टेबल दिया, ठीक। निकालो आरएसएफ और एसएसएफ का डिफरेंस टेबल। शीट नंबर 8 मिला क्या, ठीक। सर्वे के बाद ही होगा, सर्वे के आगे फिर आएगा आपका एनवायरनमेंट का शीट, शीट नंबर 7, शीट नंबर 8। उसमें 27वां पॉइंट ऑफ फिल्टरेशन मिला है, ठीक। आरएसएफ एसएसएफ, एसएसएफ में बोला भी था
कि इन्हीं पॉइंट को बार बार पूछता है क्वेश्चन बना के। क्या लिखा है? क्लीनिंग पीरियड कितना लिखा है? 1 से 3 दिन, 1 से 3 डेज। आपको पूछा है यहाँ पर आवर्स में, 2 से 3 मंथ नहीं हो सकता, मंथ नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता, तो क्या आएगा आंसर इसका? 24 यानी 1 दिन, 48 यानी 2 दिन होता, ठीक। तो लगभग ये क्या ले लिया? 1 से 3 दिन, इसका आंसर आएगा बी। क्लियर है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पॉइंट मिला कि नहीं कॉपी में? ठीक, चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ले सकती हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर का जजमेंट मैटर करेगा कि वो क्या लेगा आंसर। आपका जो भी सेडिमेंटेशन टैंक, उसकी एफिशिएंसी कभी भी डेप्थ पे डिपेंड नहीं करती, डेप्थ फैक्टर नहीं होता, गहराई नहीं होता, कितना टाइम पानी रहेगा उस टैंक में और उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा, जितना ज्यादा लंबा रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। बट डिटेंशन पीरियड भी सही दिख रहा भाई। मैं अगर 4 घंटे के लिए पानी को रखूं और एक में 6 घंटे के लिए रखूं, तो 6 घंटे वाले से ज्यादा पार्टिकल नीचे आके सेट हो। तो अगर मैं ये दोनों को सही मानूं तो आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, और अगर सिर्फ एसेंशियल को देखो तो आंसर आना चाहिए बी। तो ये डिपेंड करेगा आपका एग्जामिनर पे कि उसने क्या सोच के बनाया, ठीक, और क्या सोच के बनाया, फिर देखते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन, अगर आपने ऑल ऑफ दी अबव लिया है तो मत लगाना, और अगर आपने बी लिया है और आपको लगता है ऑल ऑफ दी अबव लेगा तो लगा देना ऑब्जेक्शन, फिर डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, खोजो क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 25 पॉइंट नंबर 25 में उसी शीट में, शीट नंबर 8 में देखो पूरा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का पढ़ाया था, मिला क्या? शीट नंबर 8 में ही प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया। तुम लोगों का कॉपी कहाँ है? ओंकार कॉपी वजन लग रहा था, मिल गया? अच्छा रखे हो तो खोजो, एक ही है, 2-3 कॉपी। अच्छा, खोजने में टाइम लग रहा है क्या? ठीक, मैं भी खोज के लाया, खोजो खोजो, ढूंढो ढूंढो, और कहाँ है? देखो मेहनत नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। पेपर के बाद आपकी नैतिक ड्यूटी है कि घर आओ और अपना पेपर को ईमानदारी से चेक करो, और जो चेक नहीं किया है आने के बाद, ठीक, पेपर देके मतलब एक छटपटाहट होती है कि मैं जाके तुरंत चेक करूं, और अगर चेक भी नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर दे रहे हो, तो फिर आप अपने पेपर के लिए सिंसियर नहीं, ठीक। चलो यहाँ पर देखो, ये पूरा आपको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ाया है। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा एक पॉइंट डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इसके डिटेंशन पीरियड पे, सरफेस एरिया पे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर। उसके बाद अभी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले टैक्योमीटर वाला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन दिखाया है। एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है आपका? एडिटिव कांस्टेंट होगा 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होगा? 100। क्रैश कोर्स शीट नंबर 5 है क्या? ठीक, 5, और उसका पॉइंट नंबर 46। अभी सर्वे वाला जो शीट नंबर 5 देख रहे थे, 5, उसका पॉइंट नंबर 46 ये लिखा है, ठीक। फॉर एनालिटिक लेंस k is equal to 100, c is equal to 0 ये लिखवाया है, ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया, मिल गया ये पॉइंट भी। चलिए अगला चलते हैं। 4 बियरिंग बैक बियरिंग टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक। डेटा में सजग था, एग्जामिनर की मर्जी, डेटा थोड़ी ना उठाएगा हमारी कॉपी से, ठीक, डेटा को चेंज तो करेगा। क्या लिखा है? व्हाट विल बी द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन AB जब उसका 4 बियरिंग कितना है? 30। पॉइंट नंबर 160 161 देखो, पूरा 4 बियरिंग बैक बियरिंग का कंसेप्ट लिखवाया, ठीक। 4 बियरिंग कितना है तो बैक बियरिंग कितना होगा? ये पॉइंट नंबर 160 161 ये लिखा है 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग। ये 4 बियरिंग है, घूम के आया तो क्या हो गया? ये बैक बियरिंग, ठीक। तो कितना आ गया आपका? ये दिया था आपको, क्या निकालना है? 4 बियरिंग कितना दिया था? 30 डिग्री। तो बैक बियरिंग कितना होगा? कुछ नहीं, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा आपका? 180। 180 और 30 कितना होता? 210, ठीक। आंसर आ जाएगा 210। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कंसेप्ट तो बताया था, न्यूमेरिकल भी किए थे मेरे हिसाब से हम लोग इस टाइम पे कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो ये पॉइंट मिला, क्या मिला कंसेप्ट का? तो ये आ गया 58। उसके बाद चलते हैं अगला, ये क्या है? क्या है? SSD, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। अच्छा, इसका पॉइंट नंबर मैंने नहीं लिखा है क्या? SSD क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, पॉइंट नंबर 884 884,
खोजो कॉपी में, ढूंढिए कॉपी में 884 डिटेल्ड बैच वाले उदास मत हो जाना कि मैडम बोली थी आज मॉस पढ़ाऊंगी पर मॉस नहीं पढ़ा रही। मॉस का क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ठीक। अभी शांति से देखते जाओ, डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपको एक ओवरऑल कंपटीशन क्या चल रहा है उसका एक्सपोजर मिल सके, ठीक है। पॉइंट नंबर 884 मिला क्या फॉर्मूला? ढूंढो पॉइंट नंबर 884। मैं मेरे नोट्स में ढूंढती हूँ पॉइंट नंबर 884, निकालिए पॉइंट नंबर 884 नहीं निकाल सकते तो हाईवे का वर्कशीट दिया था, ठीक। हाईवे का वर्कशीट दिया था 867, ठीक। हाईवे के वर्कशीट में देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7, हाईवे का वर्कशीट दिया था आपको, ठीक। हाईवे का वर्कशीट था, CBR ये सब बना हुआ था फोटो। हाईवे के वर्कशीट में 7वें नंबर के पॉइंट पे लिखा है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। डिटेल में इसका फॉर्मूला लिखा है एक जगह पे, यहीं पर ग्रेड कंपनसेशन का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। नहीं मिल रहा है यहाँ पर तो आपका पॉइंट नंबर क्या है 884 मतलब मेरी कॉपी नंबर 2 पे आ गया, ठीक। पॉइंट नंबर, हाँ ये तो है, पॉइंट नंबर ये है आपको लिखवाया था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पूरा फॉर्मूला है, डिटेल है। डिटेल में आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी साथ में लिखवाया हुआ था। खोजो वाला पॉइंट मिल गया, ठीक। मिला किसी को? तो ये हो गया आपका उससे बना हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट बनाना था 0.278। v क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में 75 इंटू 2.5 प्लस क्या आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254, ठीक। आपका ग्रेडियंट फ्रिक्शन की वैल्यू दिया था 0.36, ठीक। नीटा की वैल्यू की जरूरत नहीं थी, एस की वैल्यू की जरूरत नहीं थी, तो इसको जब सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड को तो फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेशन करके लगभग 113.64 मीटर आ रहा था, तो आंसर कितना लिया 113.5 मीटर। बना है ये क्वेश्चन पेपर में, मिला ये फॉर्मूला, ठीक। चलते हैं अगला देखो, ठीक। ये वाला ये कॉपी का है v स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला VTR v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g f नीटा प्लस माइनस s परसेंटेज। उसके बाद अब देखो ये भी एक, इसमें भी डिपेंड करेगा कि क्या ले रहा है एग्जामिनर। आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल एक्सेस, बट डायरेक्ट रन ऑफ का रिजल्ट होता है। ये किसका रिजल्ट होता है? डायरेक्ट रन ऑफ। आपके पास टोटल हाइड्रोग्राफ होता है 2 चीज का, एक होता है बेस फ्लो, एक होता है डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ में जो रेनफॉल एक्सेस लेते हैं, नेट में जब आप सर्च करोगे तो कई जगह ये आंसर दिखेगा। अब एग्जामिनर अगर नेट से बनाया है तो वो ये लेगा, बट कंसेप्ट में आता है रेनफॉल एक्सेस, तो अगर ये लिया तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, कंसेप्ट में ये गलत। कंसेप्ट में इसका रिजल्ट होता है कितना रेनफॉल एक्सेस, और ये कौन से पॉइंट नंबर पे है, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है 80, क्वेश्चन नंबर 80। ये इसमें मैंने पॉइंट नंबर नहीं लिखा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ वाला कंसेप्ट आपका कहीं पर दिख रहा था, वहीं पर ये चीज मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ये मिलेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ का कंसेप्ट कहाँ पर मिलवाया था 232 पे। निकालो 232 पॉइंट नंबर 232, अभी थोड़ी देर पहले उसका यूज आया था, ठीक। पॉइंट नंबर 232, तो यहाँ पर हाइड्रोग्राफ का कंसेप्ट बताया था और इसी में कहीं पर फिर आगे यूनिट हाइड्रोग्राफ का कंसेप्ट भी लिया है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के कंसेप्ट में ये लाइन एग्जैक्टली लिखवाया है, नोट्स है मेरे पास, यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, ये लिखा है 47 नहीं है, कुछ दूसरा नंबर है ये, क्या लिखा है 1047, ठीक। खोजो 1047 लिखा है। यूनिट हाइड्रोग्राफ किसका रिजल्ट होता है? रेनफॉल एक्सेस का। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द रिजल्ट ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक। पॉइंट नंबर लिख लो 1047, ठीक। पॉइंट नंबर 1047, तो रेनफॉल एक्सेस ही लेना चाहिए, बट ये किससे मिलता है, कौन सा हाइड्रोग्राफ से मिलता है? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस, एग्जैक्टली उसी टर्म में लिखवाया। मिल गया ये कॉपी में, मिला 1047। चलो
अगला चलते हैं, ये तो बता दिया था। हाँ, आइसो हाइट, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ठीक, आइसो हाइट बार बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 70। क्वेश्चन नंबर 70, पॉइंट नंबर मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 503। पॉइंट नंबर 503 और भी जगह ये मिला, आइसो हाइट और जगह पे मिला है। पॉइंट नंबर 503, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ विद अ गिवन पीरियड। क्या लिखा है? इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन अ गिवन ड्यूरेशन। पीरियड को लिख दिया ड्यूरेशन, इक्वल रेनफॉल डेप्थ। मिल गया पॉइंट नंबर, क्या बोला? पॉइंट नंबर 503 मिला क्या? ठीक, पॉइंट नंबर 503। उसके बाद अगला आ गया ये यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये तो आपको शीट में दिखा दिया था। ठीक, उसके बाद होमोजीनियस, ये तो मैंने बताया है, सिविल वालों को टैटू करवाना है तो क्या क्या? होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक। फिजिक्स वाले करवाते हैं कि नहीं? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इनफाइनाइट वाला करवाते हो तो हम लोग क्या करवाएंगे? होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक और लीनियर इलास्टिक, दैट इज ओवेज हुक्स लॉ। ठीक, अब होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी एंड पॉइंट और डायरेक्शन ए। अब इसमें बी और सी कंफ्यूज कर रहा था पेपर में, किया होगा, कंफ्यूज किया है। ठीक, ये क्या लिखा है? एवरी डायरेक्शन। हमारा डायरेक्शन क्या होता है? ए। पॉइंट होते हैं बहुत सारे, एन पॉइंट, तो एवरी पॉइंट आंसर आएगा इसका सी। अब ये कहां पर बताया है? उसी शीट में जो आप मॉस वाला जो शीट देखे थे उसी में नीचे में आपका ये होमोजीनियस का डेफिनेशन लिखा था। ठीक, ऑल पॉइंट यानी एवरी पॉइंट की बात कर रहा है। पॉइंट एन है और दिशा क्या है? एक। इसमें देखो फर्स्ट में एवरी डायरेक्शन बोलो, एवरी डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन क्या होता है? वन, बट पॉइंट क्या होते हैं? बहुत सारे, एवरी पॉइंट। ठीक, चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा बच गया, ये फिर से क्यों आ गया? ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन ये बता दिया था। अगला क्वेश्चन ये है स्लोप एरिया। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक। पॉइंट नंबर मैं देखती हूँ यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1008 है क्या? ढूंढो। पॉइंट नंबर 1008, हाँ 1008 ही है। पॉइंट नंबर 1008, क्वेश्चन नंबर 78, पॉइंट नंबर 1008 बताया था ये क्वेश्चन। ठीक, एक टेबल बनवाया था, डिस्चार्ज वेलोसिटी या स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का एक टेबल नहीं, फ्लो चार्ट बनवाया था। एक साइड लिखे थे डायरेक्ट मेथड और एक साइड लिखा था आपका इनडायरेक्ट मेथड, और बोला था कि इसमें से कोई सा भी उठा के बोलेगा कि कौन सा डायरेक्ट मेथड है। बार बार पूछता है आपका स्लोप एरिया, तो इसको देख के लगता है कि डायरेक्ट है, बट ये कैसा मेथड है? इनडायरेक्ट। किसी को मिल गया है? कॉपी में मिला है? पॉइंट नंबर 1008। आपको देखो इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में डाइल्यूशन मेथड डायरेक्ट मेथड है, ठीक, अल्ट्रासोनिक मेथड डायरेक्ट मेथड है, लिखवाया है। एरिया वेलोसिटी मेथड डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट कौन सा है? स्लोप एरिया मेथड। ये देखिए नोट्स में ये चीज बिल्कुल है, क्लियर लिखा है आपके नोट्स में। ठीक, क्या लिखा है? इनडायरेक्ट में स्लोप एरिया, डायरेक्ट में लाइन से लिखा है एरिया वेलोसिटी, डाइल्यूशन और अल्ट्रासोनिक मेथड। समझ में आ रहा है कैसे पूछना है थ्योरी से? मिला क्या पॉइंट ये? ठीक, चलो अगला चलते हैं। अब बहुत पास आगे खत्म होने वाला। लीड लिफ्ट तो टेस्ट में इतने बार दिया, क्लास में बताया, लीड लिफ्ट को सपने में भी गलत नहीं करोगे। लीड कितना होगा? 30, लिफ्ट कितना होगा? 1.5। ठीक, ये आपको शीट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83, शीट नंबर 83 नहीं है, 73, 33। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, पॉइंट नंबर 303 खोजो। पॉइंट नंबर 303, पॉइंट नंबर 303, पॉइंट नंबर 303 ढूंढिए। पीछे का गेट बंद कर दो प्लीज, बंद कर दो, कॉलेज वाले स्टूडेंट निकल गए। लिखो पेज पॉइंट नंबर 303। मिल गया क्या पॉइंट पे? लीड लिफ्ट की वैल्यू मिली है। यहाँ पर नोट्स में देखिए, इन रोड एस्टिमेट फॉर अर्थ वर्क लीड एंड लिफ्ट आर टेकन एज 30 मीटर एंड
1.5 मीटर। कितना लिया? 30 मीटर एंड 1.5 मीटर। अगला पिटोट ट्यूब। फ्लूइड मैकेनिक्स में बार बार ये चीज में बोलती थी कि इंस्ट्रूमेंट देगा और पर्पस पूछेगा। क्या पूछा? पिटोट ट्यूब 599 नंबर पे, ये भी 3-4 बार मिलेगा। वेलोसिटी निकालने का मेथड है, सॉरी वेलोसिटी निकालने का इंस्ट्रूमेंट है। ढूंढिए 599 नंबर के पॉइंट पे, 599 नंबर के पॉइंट पे, ठीक 599 नंबर के पॉइंट पे क्या आ जाएगा? मिला क्या? मिला पिटोट ट्यूब। वो जो कहाँ पर दिया है ये मैं दिखा भी देती हूँ। ये लिखा है आपका ओरिफिस, पीजोमीटर टैपिंग, ये सब निकालने का। तो उसमें लिखा है 599 पे वेलोसिटी मेजरिंग इक्विपमेंट। ढूंढिए, एक दो लोग को मिल जाएगा, फिर बढ़ेंगे। मिला क्या किसी को? ढूंढो। फ्लूइड मैकेनिक्स का मिल गया दीप्ति, ठीक। तो ये क्या आ गया? पिटोट ट्यूब का। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले छोड़ा था, वो आपके कुछ डिटेल्ड बैच के क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के थे, उसको दिखा देती हूँ एक बार, या हो सकता है रिवीजन बैच में आया हो। आरसीसी के कोडल प्रोविजन इसमें क्या बोला? एज पर IS 456 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। बेंडिंग नहीं बोला है बॉस, क्या बोला है? एक्सियल कंप्रेशन। that means it is asking for column condition। तो क्या आएगा? 0.002 टेस्ट में आया था, वॉल्यूम 2 है, रिवीजन बैच में क्रैश कोर्स में किसी पॉइंट पे कवर हुआ है। बहुत ज्यादा आज कुछ होने के बाद मेरे को दिखा नहीं, दिखेगा पॉइंट नंबर, इसका भी मैं मार्क आउट करवा दूं। अगला क्वेश्चन, डिटेल्ड बैच में सेप्टिक टैंक का क्लीनिंग पीरियड पढ़ते हैं कि कितने दिन में क्लीन करना चाहिए। हमारे घरों में इन जनरल कंडीशन में जब तक वो लीक नहीं हो जाता तब तक साफ नहीं करवाते सेप्टिक टैंक, बट रूल क्या बोलता है? 6 महीने से 3 साल। अब नहीं है ऑप्शन, तो आंसर आना चाहिए ए 1 और 2 ईयर। और अगर गलत लिखे हो तो फिर दावा पत्ती लगा देना इसमें, ठीक। क्या लगाओगे? 6 महीने से 3 साल। वैसे अगर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो भी ये नहीं हटेगा। 6 महीने के पास क्या है? 1 ईयर। ये रेंज के बीच में ही आ 1 और 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये डिटेल्ड बैच का था। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको सडन एक्सपांशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन का लॉस बताया, V1 - V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ये क्लास में करवाया, कल डिस्कस कर रहे थे, मेरे को याद नहीं था कि पढ़ाया है। एक स्टूडेंट बैठा तो उसने बोला कि क्लास में डिटेल्ड बैच में हुआ है करके, ठीक। उसके बाद चलते हैं मलेरिया वाला, तो बता दिया। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, ये वाला पार्ट जियोटेक के डिटेल्ड बैच में हमने पढ़ा है, और शायद इसमें भी क्रैश कोर्स में एक आध न्यूमेरिकल किया होगा। प्रेशर निकालने के लिए पूछता है, अर्थ प्रेशर गैमा इनटू H इनटू KA। गैमा दिया था, KA कैसे निकालोगे? 1 - sin phi डिवाइडेड बाय 1 + sin phi। 30 डिग्री रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। आपका कैलसी की कहीं जरूरत ही नहीं, एग्जामिनर ने इतना इजी कैलकुलेशन दिया, वो चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट मत हो। तो कितना आंसर आ गया? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद पास्कल्स लॉ तो बता दिया, डिटेल में भी है था। बर्नौलीज थ्योरम आपके बैच में बताया क्रैश कोर्स में, ठीक। पॉइंट नहीं मिला करके मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, कहीं पर वो दबा होगा, ठीक। तो आपको जब बर्नौलीज थ्योरम लेते हैं तो 3 टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, डेटम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी। यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? एनर्जी की। अगर उस कंसेप्ट को भी लगाते तो ये क्वेश्चन बन जाता है, एज वेल एज वॉल्यूम 2 में भी है, एज वेल एज आपका डिटेल्ड बैच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये पढ़ाया डिटेल्ड बैच में, ये क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा, ठीक। डिटेल्ड बैच में हार्डनेस की लिमिट पढ़ाया 75 से 115। डिटेल्ड बैच में जब हार्डनेस का रेंज पढ़ते हैं तो ये आपका यहाँ पर अगर बोलता डिजायरेबल या दूसरा बोलता एक डिजायरेबल होता है और एक होता है एक्सेप्टेबल, तो फिर उस केस में 200 वाला वैल्यू आता, 200 से 600, 200 से 300 नहीं हो सकता। क्या आता? 200 से 600। तो इसका आंसर क्या आएगा? 75 से 115। आईएएस का क्वेश्चन उठाया तो कोई अगर आपको गुप्ता या एसएससी जेईई का क्वेश्चन दिखाएगा तो आप उसको आईएएस का दिखा देना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला तो कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हमने कर चुका है लगभग, ये वाला पार्ट हो गया। अब जो 5 क्वेश्चन नहीं आए थे यानी मैं जिनको बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट नहीं दिखे मेरे पढ़ाए हुए पार्ट से, वो 5 क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक। पेपर नहीं लाओ कोई दिक्कत नहीं, पहला सुनना। इन केस ऑफ पॉइंट वायरिंग when the length of wiring exceed 30 मीटर it is known as, एक सर बार बार बोलते थे, इलेक्ट्रिकल का एक आध क्वेश्चन को कनेक्ट करके दे देगा।
तो ये सिविल की फिटिंग में ऐसे भी नहीं आता, सिविल के एस्टीमेट में ये नहीं आता, ये आता है इलेक्ट्रिकल के एस्टीमेट में। तो अब इसको 30 मीटर के ऊपर का क्या आंसर लेगा वो डिपेंड करेगा। 10 मीटर के ऊपर जब रहता है तो उसको बोलते हैं स्पेशल पॉइंट, क्या बोलते हैं, स्पेशल पॉइंट। बट 30 मीटर के ऊपर का क्या लेगा ये इलेक्ट्रिकल का या हमारा जब रिजल्ट आएगा तो उसी में ही देखेंगे, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल सर्वे। अब एम क्या है, एम जो है पहले प्रिंसिपल क्या है, पैरेललिज्म ऑफ रे। एम क्या है, आपका किसी पॉइंट की पोजीशन को बताना या किसी स्टेशन के लोकेशन को बना। तो रेडिएशन इंटरसेक्शन नहीं आएगा ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन आ सकता है पोजीशनिंग ऑफ प्लेन टेबल। तो इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने पढ़ाया नहीं, सामने से चले जाओ है, ठीक, अच्छा ऊपर है जाओ, ठीक। क्या लिखेंगे इसको, अगर आप पोजीशनिंग या लोकेशन ऑफ पॉइंट करके मार्क करोगे तो ये बन जाता, बट फिर ये अभी एग्जामिनर के कोर्ट में कि वो क्या आंसर लेना चाह रहा है, लोकेशन ऑफ स्टेशन बोल रहा है कि पोजीशनिंग ऑफ प्लेन टेबल ले रहा है, ये डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। एक क्वेश्चन पूछा था जिसको पीडब्ल्यूडी के कंटेक्स्ट में आपको बताया था, आपको बोला कि रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए वो परसेंट रेट होते हैं, लंप सम होता है, आइटम रेट होता है कि पीस वर्क। मैंने आपको पीडब्ल्यूडी के कंटेक्स्ट में लिखवाया था कि पीडब्ल्यूडी में आइटम रेट होता है। जैसे अगर पीडब्ल्यूडी में ये बोला गया कि पेंटिंग करना है तो ये नहीं बोलेगा कि पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट का 20% पेंटिंग का खर्चा है, ऐसा परसेंटेज नहीं मानते। हम मानते हैं कि एक दीवार का लंबाई चौड़ाई कितना है, इसमें कितना पेंट लगेगा, पेंट की कोटिंग कितनी होगी, उसके हिसाब से एक एक आइटम का रेट लिखते हैं। अगर इस दीवार में करें तो इस दीवार में ये एक ओपनिंग है, इसको माइनस करेंगे, पीछे दीवार में 4 ओपनिंग है, 2 खिड़की 2 दरवाजा, तो उसको माइनस होगा, मतलब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइटम रेट। तो अगर इसको क्रैक करना चाहते वर्किंग डिपार्टमेंट से तो रेलवे से क्वेश्चन बन जाता, बट छोड़ने लायक क्वेश्चन था क्योंकि डायरेक्टली मैंने इसको नहीं पढ़ा। तो अगले पेपर में याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, आइटम रेट। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, ब्रिज। ब्रिज जो है उसको लॉन्ग स्पान ब्रिज कब बोलेंगे, जब इसकी लेंथ 120 मीटर से ज्यादा होगी। हो सकता है क्रैश कोर्स में कहीं लिखवाया होगा, हो सकता है ना लिखवाया होगा, मैंने ना लिखवाया है करके इसको नहीं में लिया है, ठीक। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन जो है गैंट चार्ट वाला क्वेश्चन है, बट मैं इसमें शेड्यूलिंग के हिसाब से आंसर मार्क करती क्योंकि आपको गैंट चार्ट का पर्पस लिखवाया है कि ये किसमें आता है, शेड्यूलिंग, ठीक, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो आंसर आता है इसमें प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग। इसमें पहला ऑप्शन देके कंफ्यूज कर दिया था रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स का मैनेजमेंट होता है बट वो शेड्यूलिंग के पार्ट में आ जाता है, तो इसका आंसर क्या देगा, बी। मैकेनिकल के आईईएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा, तो ये 5 में भी 2 प्रेडिक्टेबल थे, सिर्फ 3 क्या था, अननोन था। समझ में आ रहा है। तो क्लास का कितना आया, कितना क्वेश्चन आया, गिनती लगाओ, लगाइए गिनती। अभी इधर का 5 का मैं 2 कर देती हूँ, ठीक, 3 कर देती हूँ, इधर से 2 उठा लिया, कितना आ गया, 77 क्वेश्चन आउट ऑफ 80। सिर्फ आपका क्रैश कोर्स बैच का है, और डिटेल्ड बैच आपको स्ट्रेंथ देता है क्रैश कोर्स बैच की चीजों को याद करने, और जीएस में भी यही काम किया। समझ में आ रहा है। सर बार बार राज्यसभा के बारे में बोलते थे, आप लोग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन देखे होंगे वो वैसा ही पैटर्न चल रहा था हमारे टेस्ट में भी, ठीक। टेस्ट तो कठिन लेते हैं, क्यों कठिन लेते हैं, ताकि जब पेपर ऐसा आ जाए तो आप तैयार हैं। अब इसका एक और सेकंड पार्ट ये हो सकता है या सेकंड थॉट ये हो सकता है कि पेपर अब टेक्निकल को थोड़ा इजी दिख गया तो आप लोग टेक्निकल नहीं पढ़ोगे, सिर्फ नॉन टेक पढ़ोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये गलती मत दो ग्राम, ठीक, क्योंकि पैटर्न कभी भी स्टेट का फिक्स नहीं रहता, इट इज ऑलवेज वेरिएबल, ठीक। इस बार 1 लाइनर दे दिया, अगले बार उठा देगा थोड़ा सा टफ जोन का, फिर 1 लाइनर टफ जोन, तो ये मिक्सिंग चलती रहती है, और दोनों सेक्शन, इसलिए आपको बैलेंस करके चलना। समझ में आ रहा है। चलो